वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर ईद स्पेशल में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपके ईद के पहले 2 दिन बहुत ही प्यारे गुजरे होंगे, अपनों के साथ गुजरे होंगे। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की जानिब से आपको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। आज भी मैं और मेरी टीम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा ईद शो लेके आए हैं। हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके पहले ईद के 2 दिन कैसे गुजरे और आज के दिन उनके क्या प्लान्स हैं, और साथ साथ उनसे ये भी पूछेंगे कि उन्होंने कितनी ईदी दी और कितनी ईदी उनको मिली, और साथ साथ थोड़ा सा उनकी लाइफ जर्नी को भी डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए अपनी मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और उनको वेलकम करते हैं। बिना देर किए अपने गेस्ट का इंट्रो करवाते हैं। सबसे पहले मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर आमना अली, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ईद का नाम आते ही हमारे दिमाग में बहुत से खाने आते हैं, मुख्तलिफ खानों की खुशबुएँ आती हैं, लेकिन सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हमने न्यूट्रिशनिस्ट को बनाया डॉक्टर आमना अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और साथ साथ हमारे साथ एक और बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, शायर भी हैं और साथ साथ फिल्म क्रिटिक भी हैं। अहमद हमाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। आप कैसी हैं नूर? अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने कहा थैंक शुरू यू में सो मच। बता दिया जाए ताकि आपकी ईद अच्छी गुजरे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और साथ ही साथ हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी मॉडल भी मौजूद है, उनको भी वेलकम करते हैं। अलीशा चौधरी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और अगर सिंगिंग की बात की जाए तो बहुत कम लोग होते हैं पाकिस्तान में जो इस फील्ड में एक्सेल कर पाते हैं। बहुत से लोगों का ख्वाब तो ज़रूर होता है, लेकिन रुकावटें आती हैं तो वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुश्किलात का सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और हमारे साथ सिंगर मौजूद है रुहेल वकास, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। लाहौर न्यूज़ की सारी टीम को ईद मुबारक। खैर मुबारक। और एक और हमारे साथ सिंगर मौजूद है, उनको भी वेलकम करते हैं। अहमद नवाज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज माशाल्लाह यहाँ पे हम लोगों को सबको इकट्ठे कर लिया। और क्योंकि मैं तो रास्ते से सबसे ईदी लेता आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी आज ईदी ले लूँ। अच्छा, मुझे लगा आप कहेंगे तो मैं आपको ईदी दे देता हूँ। उम्र में देख लें आप बड़ी लग रही हैं, तो आपने 50,000 अच्छा, देना ऐसा है? आप सब एग्री करते हैं इनकी बात नॉट से? एट ऑल, डिसएग्री। हम वोटिंग कर लेते हैं, आप हमें फिर ईद आगे दें, हम चलेंगे। आपके हक में वोट दे देंगे। 50,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, आप दे दें, क्योंकि कपड़े भी आ अच्छा। जाते हैं उसमें और खाने पीने की अच्छा, चीज़ें। 50,000 में आ जाते हैं आज कपड़े का आपके? तो वैसे है, मेरा नहीं ख्याल। नहीं, तो आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं। चलें आप एक दिन का सूट आता है। लाख रुपए दे दें, कोई मसला नहीं। हम ही तो भरे ना, कहीं कहीं तो हम आधा होना कि यार चले ठीक वैसे है। ईद जो है ना वो छोटों को दी जाती है, हाँ, छोटों को जी। छोटों को दी जाती है। अच्छा अच्छा, मैं जाते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह अभी कितने खुले निकलते हैं जेब से। अहमद भाई, आपको पता है लड़कियों से ईद लेना बड़ी मुश्किल होता है। हाँ, ये बात नहीं, है। ऐसा नहीं है। क्यों? नहीं मैं तो भाई, अपने छोटे भाइयों को ईद ही दे देती हूँ। इनके फैशन ही बड़े खतरनाक होते हैं। ये लोग तो रोजों के आखिरी 10 दिन रह रहते हैं ना, तो पागल हुए होते हैं ये खर्चे लोग। भी तो ज्यादा होते हैं, कभी- चीजें भी तो ज्यादा होती हैं। और ये आले दुआले जो इनकी जो दोस्त और सहेलियां होती हैं ना, ये उनसे टशन में होती हैं कि मैं आज इनसे अच्छा सूट दूं, और इसने वो क्यों बाल स्ट्रेट करा लिए, मैं भी करवाऊं, और मैं जो है वो हाथों में मेहंदी, उसने ये स्टाइल बनाया तो मैं जो है पर्पल कलर का स्टाइल बनाऊंगी। तो ये इनमें ना ये बड़ा खतरनाक। हम लोग क्या सीधा उठते हैं, नहाते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं और सीधा नमाज पढ़ के आगे फिर सो जाने। तो रौनक बिल्कुल। हमारी वजह से ही है। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। नमाज पढ़ के आके सो जाते हाँ, हैं। तो और क्या करें हम लोग, पैसे देने की बात तो आए ना जहाँ पे हम शेख हैं, इसलिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं चाहूंगी थोड़ा सा मौसीकी का तड़का लगाया जाए। रोहेल, क्या सुनाएंगे हमें सबसे पहले? हम स्टार्ट करेंगे। एक खूबसूरत सा सॉन्ग है वाह, ईद के हवाले से, और होना था प्यार, मेरे जो फेवरेट हैं आतिफ असलम, ये उनका सॉन्ग मैं फर्स्ट और सिंग करूँगा। अहमद साहब, आप भी बैठे हुए हैं तो आप साथ देंगे? जी लाजमी, मैं ताली बजाऊंगा प्लीज। चेहरे हजार होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार,
पानी हम आते सालों में पाए जवाब हमने तेरे सवालों में डूबे तो यूं जैसे हो पार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार मेरे रोहेल के लिए तालियां। रोहेल गुड वेरी नाइस। रोहेल, इट वाज अमेजिंग। अच्छा अहमद, सबसे पहले तो बताएं कि ईद कैसे मना रहे हैं, कैसी गुजरी है ईद आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है और ईद मैं मानता हूँ कि अब ईद वैसी रही नहीं। क्यों? क्योंकि जो है ईद आज से जो पहले थी ना, 20 साल पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो ईद वो थी। ईद अब नहीं है। ईद क्योंकि अब लोग जो है वो कश्मकश में आ गए हैं और ये कहते हैं ना वक्त बहुत स्पीड से गुजर रहा है, जल्दबाजी में वो चीज़ ख़त्म हो गई है। पहले एक तसलसल होता था कि ईद आ रही है और ईद से पहले जो है वो शॉपिंग्स चल रही हैं और ईद कार्ड्स का सिलसिला था, वो फेनियाँ जाना और वो लोगों से मिलना और फिर एक दिन पहले जो है वो प्लानिंग करना कि हम लोग सुबह किधर जा रहे हैं, रात को किधर जा रहे हैं, कल वो जो 3 दिन है ना, वो एक समझ लें कि पूरा एक मजमुआ था रमज़ान के बाद में गिफ्ट के तौर पे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अगर आप देखें कि पहले ईद मिलना, नमाज के बाद लोगों के घर जाना, उन सबसे ईद और मिलना, अहमद, ईद से पहले भी बहुत एक्साइटमेंट होती थी। दोस्तों को हम ईद कार्ड्स देते थे, लेकिन अब सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस मैं वही रखते कह हैं, रहा हूँ कि मैसेजेस वो जाते हैं। कार्ड्स जो है वो कार्ड्स का रुझान ही खत्म हो गया क्योंकि जब से व्हाट्सएप आया आपके पास, आप लोग सिर्फ उस पर ईद मुबारक करके और सो जाते हैं। अब लोगों का ये जो है अलविया है, या रात को अपनी फैमिली को टाइम दे दिया या सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम दे के उसके बाद वो पूरा दिन ऐसे गुजार देते। लेकिन जो पहले वक्त था ना कि उसमें जो है वो चांद रात का एक अलग सूट होना और ईद का एक अलग शलवार कमीज, उसके बाद फिर आके कपड़े चेंज करना, वो ख़त्म हो गया। फिर बड़ों से ईदी लेना, वो चीज़ अब मैं कह रहा हूँ कि वो वक्त अगर दोबारा आ जाए ना, वो वक्त बड़ा खूबसूरत था। मैं उस वक्त को मिस करता हूँ। वो कार्ड के ऊपर जब दोस्तों को भेजना, शेर व शायरी लिख के, वो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, या बांदर जैसा मुंह, या कुछ इस तरह के वो जो है वो बड़े खूबसूरत वो कार्ड्स हुआ करते थे कि जो है ना, जब किसी को देते थे ना तो वो उसका अगेंस्ट जो है वो जवाब हमें भेजता था। बिल्कुल, अपनाइयत का एहसास होता था। अब नहीं है। अब जो है बड़ी दूर जो है ना वो यूं वक्त गुजर। अच्छा अहमद, ईदी का बताएं कि लेते ही हैं या ईदी देते भी हैं आप? मुश्किल है वैसे, देते होंगे। अम्मा अब्बा से तो आज भी हम लोग लेते हैं ईदी, क्योंकि वो तो एक सिलसिला, वो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, हम ईदी अब देते भी हैं। अच्छा। और हाँ, लेकिन कम किसी को 10 रुपए, कभी किसी को, तो ये भी ज्यादा है। हमारा ताल्लुक, हम शेख हैं तो आज का क्या स्कोर था आपका? आज तीसरा दिन है ईद का। तो आज मैंने जो है वो कम से कम कोई 10,000 रुपये इकट्ठा किया है। अच्छा, और दिया कितना? 200। अच्छा, वाओ, क्योंकि आगे आपको पता है अखराजात हैं, बिजली के आप बिल हैं, हुकूमत में जा सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे वैसे। इंशाल्लाह मुझे आप वोट दें प्लीज़। आप मुझे कैमरा में देख रहे हैं, मेरा नीचे नंबर चल रहा है, आप जैसा मुझे कहेंगे मैं वज़ीर आज़म बन। बिल्कुल, वोट ना भी दे तो यहाँ पे बन जाते हैं, वो कोई मसला नहीं है। खैर, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आमिना, आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले तो बताएं कि ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अच्छी गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजर रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है ना, ईद बच्चों की होती है, तो वो बिल्कुल सही बात है। जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो आपकी आई थिंक ईद रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ज़्यादा होती है, स्पेशली ख़वातीन के ऊपर वो जो जिम्मेदारी होती है किचन संभालने की। ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों? उनके पहनावे से देखें उन्होंने किचन कब संभाला होगा। नहीं, जितना क्यों? उन्होंने रात सारी लगा के अपने आप को तैयार किया है, वो किचन में सब कुछ बनाया होगा। ये आप जज लड़कियां अपने आप को मेंटेन रखती हैं। ये जरूरी तो नहीं है जो किचन में काम करे वो अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकता। मल्टीटास्किंग कहा जाता है कि आप दोनों चीज़ों को। अच्छा, अपना ईदी मिली आपको? ईदी अब ये है कि अब देनी ज़्यादा पड़ती है और मिलती कम है। मिलती है ज़रूर, जिस तरह इन्होंने भी कहा अम्मी अब्बा से, तो अम्मी अब्बू जो है वो तो देते ही हैं, वो एक रिवाज कायम रखते ही हैं। और लेकिन ये कि अब ज़्यादा देनी पड़ती है, लेकिन देने में भी मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि आप दे रहे हैं, जो बच्चों को दे रहे हैं, और वो जो खुशी उनके चेहरे पे एक होती है, वो हम अपने मोमेंट्स पर रीलिव कर रहे होते हैं कि जब हमें बचपन में मिलती थी और हमने बहुत कुछ सोचा होता था कि ईदी जमा करेंगे और उससे ये लेंगे वो लेंगे, तो वो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि जब अपने बच्चे वो मोमेंट्स जो है उनको लिव करें। आप कंटिन्यू करें शो, आप और बताएं, ठीक है आप? जी जी, मुझे आपने ईदी देनी है, ठीक है, मैं बड़ा जो है गरीब इंसान। 200 रुपये आई थिंक काफ़ी होंगे।
400 नहीं इतने तो उन्होंने दे दिए आज, आप कम करें ना, ज़्यादा है। 200 दे ये भी दीजिए, है। 400 दे दीजिए। 100 रुपए में काम चल जाएगा। 200 जो है वो देखिए आप तो मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने की बातें कर रहे हो और आप मुझसे ईदी मांग रहे। यहाँ ना बोले ना, 200 ज़्यादा दे दीजिएगा, जो जाने का किराया भी लगता है ना, अच्छा, तो हाँ, इतने हालात खराब वो है। बिजली का बिल दे। 10,000 इकट्ठा भी हुआ इनका आज का। हाँ, तो वो मैंने बोल दिया। हाँ जी। ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो चुका है। अच्छा डॉक्टर, अब ना रमज़ान गुजरा है माशाल्लाह, जी, जी। बरकतों वाला महीना, बिल्कुल। लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने कोई परहेज़ नहीं किया, समोसास पकौड़ास फुल चले हैं जी, इफ्तारी जी। में। तो ईद पे भी नहीं करते परहेज़ हम, बारबेक्यूज़ होते हाँ। हैं और फिर मुख्तलिफ खाने होते हैं, मीठी मीठा ईद भी है, होता है, बिल्कुल। ऑब्वियसली मीठी ईद है। तो बताएं कुछ डाइट के हवाले से कि कैसी डाइट होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं एक चीज़ यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान में चले जो कुछ भी हुआ वो गुजर गया, ईद को एंजॉय करें। ईद ये जो 3 दिन है ना, इसमें आप ना वज़न घटा सकते हैं और चलें आप ये कर लें कि आप उसको मेंटेन रखें, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने ना दें। सब कुछ खाएं, इत्तेदाल में खाएं, मीठा भी अपना एंजॉय करें, ज़्यादती किसी चीज़ की ना करें। तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि सर पे बहुत ज़्यादा वेट लॉस को सवार किया होता है। ईद पे भी दावतों में जाएंगे, बहुत सारे खाने हैं, अब एक एहतमाम हुआ हुआ है और आप वहाँ पे भी अगर डाइट करें कि मैंने ये नहीं खाना, मैं डाइट पे हूँ, मैंने वो नहीं खाना, तो आई थिंक वो एक सोशली भी एक अच्छी बात नहीं है। और आपके कोई इन 3 दिनों में वेट लॉस के गोल्स अचीव नहीं हो जाएंगे, तो ईद को जो है वो एंजॉय करें। लेकिन हाँ, जहाँ सेहत की बात आती है उस पे आपने थोड़ा सा खास ख्याल रखना है कि मीठे की बहुत ज़्यादा आप ज़्यादती ना करें। अगले जो हमारे गेस्ट हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और जागो लाहौर में उनका रिकॉर्ड है 1000 से ज़्यादा जो किताबें हैं उनके आप रिव्यू भी दे चुके हैं। तो सबसे पहले तो बताएं कि ईद कैसी गुजरी है आपकी। ईद बहुत अच्छी गुजर रही है नूर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा बताएं, जो आज की ईद है और आज से 20 साल पहले 25 साल पहले की ईद है, इन दोनों में क्या फ़र्क आपको लगता है? हर ज़माने का अपना हुस्न होता है। बिल्कुल। उस वक्त ये टेलीफोन लाइनों वाले फ़ोन्स होते थे और ईद कार्ड्स ज़ाहिर होते थे, और मुझे वालिद साहब ने ख़ास तौर पे एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो खुशखती सिखाता था। अच्छा, तो मैंने खुशखती सीखी बाकायदा ठीक और है। कैलीग्राफी सीखी, और फिर हमारी फैमिली वाले, ख़ानदान वाले मुझसे कार्ड लिखवाते थे, अपने घर वाले भी और बाकी खाला चाचा मामा फूफा जो भी है ना, जिसके भी हाथ लगा वो कटा हुआ मार्कर लेके वो मुझसे लिखवाता था, और मैं खुशखती के साथ लोगों के नाम, फिर ईद मुबारक, फिर अपने नाम, तो बड़ी खुशी होती थी। और इतने कार्ड्स इकट्ठे करके पूरे ख़ानदान के लिए मैं पोस्ट ऑफिस में जाता था और उसको पोस्ट करता था। वो उस ज़माने का हुस्न था। लेकिन उस ज़माने में वीडियो कॉल नहीं की जा सकती थी। मेरी वालदा ने अगर सगी बहन से यानी मेरी खाला से बात करनी है, मेरे वालिद ने अगर तायाबा से बात करनी है, तो वीडियो कॉल नहीं मुमकिन थी, क्योंकि तारों वाले फ़ोन होते थे और PTCL होता था और दैट्स इट। लेकिन आज के ज़माने का हुस्न ये है कि आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं और आप किचन में अगर वालदा या बहनें या जो ख़वातीन खाना है वो काम कर रही हैं, तो उस दौरान में ना सिर्फ ये कि खुद अपना चेहरा दिखा सकती हैं, बल्कि उसको फ्लिप करके हाँ, ये भी exactly, दिखा खाना सकती भी हैं कि दिखा ये सकते पका हैं, रहे हैं, बिल्कुल, ये पका रहे हैं, और लाइव इंस्ट्रक्शंस भी आ रही होती हैं वालदा साहबा कि नहीं आँच ज़रा हल्की कर देना, ये ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो इस ज़माने का ये हुस्न है और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा खूबसूरत है। और हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, इवन स्टूडेंट्स के साथ भी राब्ते में रहते हैं और उनको देखते हैं अच्छे, जैसे हम नूरुल सहर को देखेंगे कि हम इंस्टाग्राम पे अगर इनको फॉलो कर रहे हैं तो ईद के दिन की, पहले दिन की, दूसरे की, तीसरे की, आज की तस्वीरें हम देख सकते हैं और हम दुआ कर सकते हैं कि ये सदा इसी तरह खुश रहें और बिल्कुल। मुस्कुराती रहें। आमीन। तो ये इस ज़माने की खूबसूरती है। हम नॉस्टैल्जिक ज़रूर हो सकते हैं कि वो ज़माना कितना अच्छा था, लेकिन ये ज़माना भी तो बुरा नहीं है, ये कितना बिल्कुल खूबसूरत ऐसे ही है। इसमें आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, इसमें आप अपनी तस्वीरें इंस्टेंटली जेन ज़ी आ गई है। जेन जी बिल्कुल सर सबसे बड़ी बात है कि हमने 2 सदियां देख ली। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी। इस मौके की मुनासबत से कोई शेर सुनाएं। बिछड़ने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ, हाँ हाँ हाँ, बिछड़ने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ, तो फिर मिलेगा तो कितना बदल गया होगा। क्या बात है, क्या बात ये रियाज मजीद साहब का शेर है। है। बिल्कुल। अच्छा अलीशा, आप बताएं कि ईद कैसी गुजरी है? माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही है, आप बहुत प्यारी लग रही है। मेरी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है। मेरे ईद के तीनों दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। तीनों दिन दावतें होती हैं, फिर हम सारी कज़न्स, और मज़े की बात यह है कि मेरी फैमिली में मोस्टली लड़कियां हैं सारी, अच्छा। तो हम सारी कज़न्स इकट्ठी होती हैं, पिक्चर्स लेती हैं, एक दूसरे के आउटफिट्स देखती हैं, और हम लोगों की ईद कोई 4-5 दिन पहले की स्टार्ट हो गई होती है ऑलमोस्ट। हम लोगों की शॉपिंग, चांद रात, फिर एक एसेसरीज लेना, सैलून जाना। कश्मीरी चूड़ियाँ भी ली हुई Oh, आपने, yes. मैं देख रही हूँ। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ बिल्कुल ऐसे ही कश्मीरी है। चूड़ियाँ, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह भरी हुई है ऐसे ही है। कश्मीरी चूड़ियाँ। तो yes.
ईद तो बहुत अच्छी अच्छा गुजरी ईदी है। मिलती है आपको? बिल्कुल, मुझे सबसे मिलती है ईदी, मामा पापा से मिलती है, खाला से मिलती है, मामू से मिलती है, सबसे मिलती है, तो मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी है। अच्छा अलीशा, थोड़ा सा अपना जर्नी के हवाले से बताओ। आप माशाल्लाह मॉडल भी हो आप, या। तो बताओ कैसे आई इस फील्ड में, पढ़ा है आपने? हाँ बिल्कुल, मैंने ग्रेजुएशन की थी। अच्छा। मेरी डिग्री बायोटेक्नोलॉजी विद माइनर्स इन मास कम्युनिकेशन था। 2 डिफरेंट मेरी डिग्रीज थी। इंटरेस्टिंग। और फिर एकदम से मॉडलिंग में स्विच करना? बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं ग्रेजुएट हुई, मैंने देखा कि मेरी डिग्री के कोई ख़ास इतनी अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल पाकिस्तान में नहीं है, बट बाहर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत इंस्टा पे पिक्चर्स और टिकटॉक और सोशल मीडिया पे सारा कुछ ये यूज़ करती रही। वहाँ से फिर मुझे ब्रांड्स की तरफ से ऑफ़र्स आने लग गई। मैंने कुछ शूट्स किए अभी, बिल्कुल मुझे कोई 2 मंथ्स हुए थे लास्ट ईयर जब मैं ग्रेजुएट हुई थी। उसके बाद मैंने कोई 2-3 शूट्स किए, तो सारे हर जगह हर ब्रांड के ऊपर मुझे कॉल्स आने लग गई कि हमने भी शूट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ब्रांड शूट्स मेरे अब अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। अच्छा बताइए, रैंप पे वॉक करना कितना मुश्किल है? यहाँ इजी है? बहुत आसान है। नहीं, मुश्किल है। ऑडियंस देख रही होती है, उनको सिंपल लगेगा कि बस ये एक वॉक ही थी, ऐसे आई हैं और चली गई हैं। उसके पीछे इतनी ज़्यादा हसल, इतनी मेहनत होती है हमारे, इतनी लंबी उसके पीछे प्रैक्टिस होती है। मतलब अगर 1 मिनट की वॉक है, उसके पीछे 1 डे हम लोगों ने प्रैक्टिस की होती है, उसकी सीक्वेंस की, फिर फिटिंग्स की, फिर किस तरीके से हम लोगों ने कहाँ जाना है। बिकॉज हम लोग नीचे देख के तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल सीधा जाएंगे तो इधर भी नहीं होना, इधर भी। सामने सिर्फ लाइट्स नज़र आ रही हैं सिर्फ, क्योंकि ऑडियंस हमेशा साइड पे होती है, सामने कभी भी नहीं होती है, तो वो सिर्फ लाइट्स नज़र आ रही हैं। लाइट्स में देख के बस आपने चलना है और वापस आना है। तो यस, इट इज़ टफ बट स्टिल आई एंजॉय इट। अलीशा शायद इसी वजह से हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात मॉडल्स चलते हुए गिर भी जाते हैं। ऐसे ही है, मे भी बिल्कुल। यही वजह है कि उनका फोकस रहना है सामने की तरफ और चलना है बगैर देखे हुए। वो ड्रेस भी तो इतने हेवी dresses होते भी हैं। हो हाँ, अब जाती हैं। ड्रेसेस का भी ब्राइडल रोल कटोर बहुत। भी जूतियों की हमारे- बनावट बाज़ औक़ात ऐसी होती है, वो टर्न हो जाती है तो गिर जाती है। शूज अक्सर टूट भी जाते हैं लड़कियों के, बिल्कुल चलते टूट चलते जाते ही। हैं, ऐसे ही है। वो तो जान आपके के साथ बड़ी कभी हीट ऐसा है। वाक़या हुआ? नहीं, मेरा शुक्र है, बिल्कुल ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। सही। और हमारे तो ब्राइडल कटोर वीक, हमारे तो लहंगे इतने हैवी होते हैं, तो बिल्कुल। वो ऑब्वियसली उसमें भी नहीं, वॉक ये करना बहुत गलत मुश्किल गलत है। बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। अच्छा आप सच बता दें। बिल्कुल आसान तरीका है, मैं आपको चल के दिखाता दिखाएं। पहली मॉडल देखिए जो जेब में हाथ डाल के कैट वॉक कर रही है। ओके। हूँ। यही है बस, ये वापस इसमें कौन सा ऐसा मुझे हाँ, बताएं? ये वाली तो आसान है। हाँ, ये वाली तो यही है। ये वाली मॉडल्स करते नहीं है ना, मसला ये है। बिल्कुल। हाँ, ये वाली मॉडल्स नहीं करते। रोहेल से क्वेश्चन करूंगी कि सबसे पहले तो रोहेल बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी है, और थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से बताएं कि कैसे आप सिंगिंग की तरफ आए। बेसिकल मेरा सिटी है सरगोदा के साथ कोट मोमिन, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और लाहौर में मुझे तकरीबन 8 साल होने वाले हैं। और कोट अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन में तो बहुत ज़्यादा सियासतदान है। बहुत ज़्यादा। हाँ जी हैं कोट मोमिन में। और आपको पता है हमारे उधर इलाके का वो ऑरेंज बहुत मशहूर है, जिसको पंजाबी में कहते हैं किन्नू। किन्नू। तो फिर उसके बाद लाहौर में मैंने प्रॉपर सीखा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गाने हैं, अपने एल्बम हैं, काफ़ी गाने भी हैं, कॉन्सर्ट वगैरह चल रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। तो अहमद, कभी चढ़ी है आपकी गड्डी प्यार और वाली? जी, इतनी जी। अभी जो पेट्रोल महंगा हो गया उसमें आपकी मैं वही चाह रहा था ना कि ज़रा गाड़ी को मैं यूटिलाइज करूं। बेसिकली हमारी गाड़ी वो दूसरी है, याला वाली। अच्छा आप भूल जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं। ओ सॉरी मेरे पास लैंड क्रूजर है। अच्छा। कशकोल वाले। तो नहीं, मैं पूछ रही थी कोई प्यार वाली रोड पे कभी गए हैं आप? मैंने बड़ी कोशिश की है। बेसिकली ना कोई चढ़ने की कोशिश नहीं करता मेरी गाड़ी में, तो मैं बस अच्छा, गरीब है आप? मेरे हालात जी जी, लगता भी है। प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, लेकिन मैं तारीफ करना चाह रहा था कि बहुत एनर्जी थी बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा। और दलेर मेहदी कहता था, दलेर मेहदी, कि मैं इस तरह का गाना गाता हूँ कि जनाजा जा रहा हो और मुर्दा जा रहा हो चारपाई पे, तो वो मेरा गाना सुन के उठ के रक्स करना शुरू कर देगा। बेसिकली ना जब तक आप खुद इंटरटेनमेंट महसूस नहीं कर रहे तो लोग किस तरह इंटरटेन होंगे। You are right, तो you are right. आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप खुद जो है अच्छा, अभी मैं रिसेंट जो है वो हाल ही में एक शो करके आया सऊदीया में, जुबेल में। तो वहाँ पे जो है वो सारे ही अरबी थे तकरीबन। तो मैं जो है वो नच पंजाबन परफॉर्म कर रहा था। अच्छा, उनको कख समझ नहीं आ रही कि क्या है पंजाबी, लेकिन वो मेरी एनर्जी देख के वो सब ने वो गतरे उतार दिए और वो हाँ में वो डांस कर रहे हैं। मैंने कहा यार देखो, फिर आपने गाना भी ऐसा चूज किया था तो तो बनता मैंने ही था। नहीं, बेसिकली ना आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए कि हर बंदा खड़ा हो जाए आपके साथ। ठीक बात तो बड़ा इंजॉयमेंट है। ठीक बात। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर आमिना, आपसे बात करूंगी। आप ये बताएं कि ना हम सोचते हैं
वो ना जो आखिरी 5 रोज़े होते हैं ना, उसमें जो इंस्टा पे बड़ी वायरल चल रही होती है, फाइनली इन दैट फेज कि अब जो भी होगा ईद के बाद देखा जाएगा। बिल्कुल। तो फिर जो ईद के बाद होता है वो देखा नहीं जाता, इतना खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, तो वेट भी गेन हो जाता है, तो अनहेल्दी थोड़ी हमारी डाइट भी हो जाती है। तो बताएं कि वापस फिर हम ट्रैक पे कैसे आए? देखिए, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि आप ये जो ईद के 3 दिन हैं, आप बहुत गौर से सुन रहे हैं, खैरियत? वो 3 दिन मैंने भी गुजारा। तो वो जो 3 दिन है उसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें वेट लॉस के हवाले से, लेकिन हाँ, सेहत पे नो कॉम्प्रोमाइज़। मैंने अक्सर, मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, मैंने इन 3 दिनों में ही उनकी शुगर लेवल्स और लिपिड प्रोफाइल इतनी ज़्यादा ख़राब होते हुए देखी है। जिस तरह से इन्होंने हमें एक डाइट चार्ट बताया था, वही डाइट चार्ट लोग फॉलो कर रहे होते हैं। क्या पता इनसे ही लिखवाया उन्होंने। वही ना, तो इनसे ना लिखवाएं, हमारे पास आएँ, ये मैं कहूँगी आपके प्लेटफॉर्म से। और ये कि मीठे पे हाथ हौला रखें, और बस जिस तरह आप देखें, सुबह ही हम लोग जब रात को चांद रात पे ही सोच लेते हैं कि सुबह उठ के हमने हलवा पूरी नान चने, वहाँ की हलवा पूरी मशहूर है, वहाँ की निहारी मशहूर है, वहाँ जाना है, ये लाना है, वो लाना है, फिर दोपहर में उसके घर दावत है, ये खाना है, शाम में, तो वो इतना ज़्यादा आई थिंक जो ज़्यादती आप अपने साथ करते हैं ना, वो गलत है। ऊपर से रमज़ान के बाद आदत भी नहीं होती ज़्यादा खाने की, पूरा दिन हमारा रोज़ा होता है, फिर एकदम से हम दोबारा उस लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि वो होता है कि ईद के बाद देखा जाएगा जो भी होगा, तो वो जो फिर होता है वो आपके लिए ही बाद में मुश्किल बनती है। अगर आप वेट बहुत ज़्यादा 3 दिन में पुट ऑन कर लेते हैं, या अगर शुगर लेवल्स आपके डिस्टर्ब हो गए हैं, तो उसको फिर वो 3 दिनों के बाद दोबारा वापस लाना मुश्किल हो जाता है। आमना, लेकिन कहते हैं कि ये मीठी ईद है, जी जी। तो आपने तो मीठे पे पाबंदी लगा के हमारा दिल तोड़ दिया है। अब नहीं। हम मीठे की जगह क्या खाएं? आपने शायद मेरी बात गौर से सुनी नहीं, पाबंदी बिल्कुल भी नहीं लगाई। अच्छा, आपने कहा हाथ थोड़ा रखें। एतदाल में खाना है। ठीक है, बैलेंस डाइट, पोर्शन कंट्रोल, बिल्कुल। राइट, खाएं सब, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। बिल्कुल। अच्छा अहमद साहब, आप फिल्म क्रिटिक भी हैं, साथ साथ बुक रिव्यूज़ भी करते हैं, तो थोड़ा जो हमारी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, उसके हवाले से बताएं। सफ़र तो हमारा बहुत अच्छा था, खुशगवार था, लेकिन हम देखते हैं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा जवाल पजीर हो गई है। ड्रामा इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है हमारी, तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न है इस जवाल के पीछे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ, बल्कि मेरी बनाई हुई फिल्में पिछले साल जो ऑल पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जिस ने गोल्ड मेडल जीता था, वो मेरी बनाई हुई फिल्म थी। इस साल जो फेस्टिवल हुआ है उसमें मेरी 3 फिल्में थी, 9 कैटेगरीज़ में। 3 फिल्मों ने वो मेडल्स जीते हैं, जिसमें 2 ने टॉप किया और 1 सेकंड पोजीशन पे है। तो मैं फिल्म मेकर हूँ और फिल्म स्टूडेंट्स को ये दिखाएं, जैसे अहमद नवाज़ कह रहे थे, और बिल्कुल मैं उनसे 100% मुत्तफिक हूँ कि फ़िल्म की डायनामिक्स ही मुख्तलिफ है। सिनेमैटिक्स बिल्कुल एक और चीज़ है, उसका साउंड डिज़ाइन मुख्तलिफ है, उसका मीज़ ऑन सैन जिसे हम कहते हैं, फ्रेमिंग, वो मुख्तलिफ है, उसकी कंपोजिशन, उसकी लाइट, उसकी एक्टिंग, उसका कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग वो छोटी स्क्रीन की निस्बत बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो मैं तो बल्कि ये कहा करता हूँ कि अगर आप मेरे से ड्रामे की बात करेंगे तो शायद किसी अजनबी से बात कर रहे होंगे। हाँ, मैं फ्लॉप फिल्म भी 5-5 मरतबा अपने पल्ले से पैसे खर्च करके अहमद भाई जाके देखता हूँ, इसलिए कि ये देखते हैं हम कि उसकी फ्रेमिंग, कंपोजिशन, उसकी एडिटिंग वगैरह वगैरह, साउंड डिज़ाइन, ये सब कैसा है। और उस सिनेमा में मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके जाता हूँ जहाँ का साउंड बहुत अच्छा हो, साउंड इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी हो, 7.2 एटमॉस इस लेवल का कोई हो। या पाकिस्तान में एक सिनेमा था, वो कहते तो आईमैक्स थे, लेकिन इसको कहा जाता है कि ये लाइमैक्स था। बहरहाल उसकी लेज़र साउंड थी, तो वो मैं सुनवाने के लिए, उसका एक्सपीरियंस करने के लिए कि पिन ड्रॉप भी वाइब जब क्रिएट कर रही होती है और वो वाइब्रेशंस आपके जिस्म के आर पार हो रही होती है और आप कान से नहीं बदन से सुन रहे होते हैं, इस तरह का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस फिल्म देखने का, ताकि फिल्म बनाए बच्चे ऐसा। तो ये मेरा एक पैशन रहा है हमेशा से, और अल्लाह की मेहरबानी से मेरी हर फेस्टिवल में फिल्म या टॉप 3 में होती है, या टॉप करती है, सेकंड या थर्ड आती है। तो इस बार भी बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा रहा। जो आपने पूछा कि जवाल क्यों आया है, तो अल्लामा इकबाल का मिसरा है ना, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। ये ज़माना सिर्फ एक चीज़ से आशना है, और वो है तब्दीली, मुसलसल तब्दीली। सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। तो अगर आप वक्त के साथ अपने आप को तब्दील नहीं करते, या अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं अडेप्ट नहीं करते, तो आप कुचले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी बिल्कुल वही हुआ। कोई इल्ज़ाम देता है ज़ियाउल हक मरहूम को, कोई इल्ज़ाम देता है गंडासा कल्चर को। गंडासा कल्चर के साथ क्या ज़रा सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इंडिया का साउथ क्या जिंदा नहीं है? वो तो ऐसे पैसे कमा रहा है कि वो मेन स्ट्रीम से आगे निकल गया।
और बाहुबली वगैरह जैसी फिल्में अगर मतलब अगर हम ये फैक्ट ना जाएं, चले हम वैसे कहते हैं कि हम साया मुल्क की बाज़ फिल्में जो कि इलाकाई फिल्में, रीजनल सिनेमा, वो मेन स्ट्रीम से कहीं आगे निकल गया, तो हमारा भी निकल सकता था। एक फिल्म अभी आई भी थी मौला जट, जी, वो जी। बहुत ज्यादा हिट भी हुई थी, ये मैं इस बड़ी तरफ देर लगी रही जी है। अभी भी लगी हुई है, यानी मल्टीप्लेक्स पे अगर एक फिल्म 1 साल गुजार जाती है तो ये मिरेकल है, और वो तो 2.5 साल से लगी हुई है। अक्टूबर में आई थी 2023 में, तो अब देखें आज तक वो चल रही है। तो वो क्यों भला? इसलिए कि नासिर अदीब जैसे लेजेंड ने उसको लिखा, बिलाल ने जिसने कि बाहर से तालीम हासिल की फिल्म मेकिंग की, उसने उसको बनाया और दिल लगा के बनाया, और सिनेमा के लोग लिए, और शुरू में बाबर अली और रेशम आते थोड़े से देर के लिए, खिल जाती स्क्रीन के ये होते हैं फनकार। आप साइमा जो हैं, साइमा सैयद नूर की वाइफ साइमा जी, उनको देखिए, आप छोटी स्क्रीन पे भी देखेंगे तो आपका दिल गवाही देगा कि छोटी स्क्रीन की ट्रेनिंग ही नहीं है, ये है ही बड़ी स्क्रीन की ट्रेनिंग। जिस जगह पे आती है बस फिर नज़र उससे हटती नहीं है, ऐसे जैसे रोशनी निकल रही हो उसके डायलॉग से, और रोशनी निकल रही हो उसके नुआंसेस यानी बदन बोली से, बॉडी लैंग्वेज से। शान की भी वापसी हुई है बड़ी स्क्रीन पे। जी हाँ, वो और अभी एक 3 फिल्म आ रही है। फिल्म्स जी हाँ। आ गई है, बल्कि ईद पे बिल्कुल, 3 ईद पे आ रही है, फिल्म्स बिल्कुल। रिलीज हुई हैं, दिल्ली गेट, और फिर एक मायरा खान और फाद मुस्तफा की भी आई है। बिल्कुल, और तो बुला आग आ रही लगे है। बस्ती में, और फिर शान की भी आई है एक। मैं ये समझता हूँ कि शान हमारे पास इस वक्त वाहिद आदमी है जिसको आप वर्सटाइल कह सकते हैं। अच्छा। उसने बड़े बड़े ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर का रोल भी किया। हमारे सामने टेलीफोन कंपनी थी एक, उसका ब्रांड एम्बेसडर था। फिर आप देखें खुदा के लिए शोएब मंसूर साहब की फिल्म, उसमें कैसा बाबू बच्चा बना हुआ है, अंग्रेजी लुक। उसके बाद लियासा गुजर देख लें, वही शान। ऐसे ही है। फिर उसके बाद अर्थ देखें जो आई थी, अर्थ 2 पाकिस्तान की, उसकी एक्टिंग वो ट्यून्ड है बड़ी स्क्रीन के लिए। और अभी बुल्ला है तो उसमें नासिर अदीब ने बुल्ला लिखी है, शोएब खान साहब की डायरेक्शन है, और शान साहब बीच में है, और मोनालिसा है। तो मुझे यकीन है कि ये बहुत अच्छी चलेगी। बिल्कुल, बहुत स्टार्ट तो काफी अच्छा हुआ है, अब आगे जी हाँ। देखते हैं। नासिर अदीब साहब मतलब कि आप देखें कि वो मौला जट के पीछे, उसकी कामयाबी के पीछे, मौला जट पे बहुत क्रिटिसिज्म आया था कि कब से शूट हो रही है, कब जी। रिलीज होगी, और अवार्ड शोज में भी बड़ा उसको रोस्ट करते थे जो उसकी टीम है कि कब उसका आएगी। कुछ पाकिस्तान के कवानीन ऐसे थे कि आईपी राइट्स होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसकी वजह से कुछ फड्डा बन गया। वो सरवर भट्टी साहब कहते थे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, आपने मुझे बेच दिया था स्क्रिप्ट, आप नए बंदे को नहीं बेच सकते ना। हमारा हिकमत इसको बना रही थी, प्रोड्यूसर थी वो, तो वो कहते थे कि आप नहीं बेच सकते। तो केस चला गया, अब अदालत में शुरू हो गया, तो इसलिए ये लेट हो गई। 2013 से शूट होती 10 साल लग गए इसको, लेकिन बहुत शानदार है वो। आपको पता है बिलाल अशारी एफेक्ट्स, वो उसका स्पेशल इफेक्ट्स का माहिर है वो, तो उसने स्पेशल इफेक्ट्स भी डाले हैं। वो जो गांव बनाया हुआ है उसकी आप देखें, सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन उसकी, सुभान बिल्कुल अल्लाह, ऐसे। मैजिक है उस बंदे का, उसने कमाल कर दिया। बिल्कुल ऐसे जब ही भी है। सिनेमा रिवाइव होगा लाहौर से होगा, ये मेरा ईमान है। अच्छा। बिल्कुल लाहौर से होगा। अभी देखें मौला जट की कैलिबर की कोई एक, सब शहर मेरे हैं, कराची भी मेरा है, पेशावर भी मेरा है, कोयटा भी मेरा है, लेकिन बताएं कि मौला जट जैसी फिल्म कोई और शहर क्यों नहीं बना सका? और जो दूसरे शहरों से फिल्में बन रही हैं उनको हम फिल्में कह सकते हैं? किसी तरह भी फिल्म है, उसका कोई एक फ्रेम फ्रीज शान की करके फिल्म बताएं। भी लाहौर में ही बनी है। बिल्कुल, बुल्ला। क्या बात है। आपको एक एक फ्रेम, वो कहते हैं एवरी फ्रेम इज अ पोर्ट्रेट, तो आपको पता चलेगा कि वो सिनेमैटिक पोर्ट्रेट है। कितना बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही क्या है। लाइट है उसकी, और क्या बिल्कुल, क्या बात। ऐसे ही रोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। कौन सा गाना सुनाएंगे हमें? ओ बावे बसे तू बलैत ओ सा करनी नी रहत तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली ओए सोने फुला वाली कमीज तेरी काली ओ सोने फुला वाली पावे बसे तू वले दसा कर नी रे पावे बसे तू वले दसा कर नी रे तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी काली ओ सोने फुला वाली असद चुन के यार बनाया शौकां दा खबर केड़ा मुल लगदा है इन लोकां दा असद चुन के यार खबर केड़ा मुल लगदा है न लोकां दा ओए सारे आ तो वड्डा फनकार जो है ओए कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है
क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा ओ मैं तलक वारी ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह ईद होवे मेला होवे कोई शादी ढोला हर मौके उते कसम खुदा दी ईद होवे मेला होवे कोई शादी ढोला हर मौके उते कसम खुदा दी असां तेनू वेख्या ए बड़ा अज़मा के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा ते हुण साडा जानू नहीं बनदा जान सानू प्यार दियां नशियां ते लाके ते हुण साडा जानू नहीं बनदा जानू नहीं बनदा जानू नहीं बनदा जानू नहीं बनदा थोड़ी प्लेबैक सिंगिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। रोहेल, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री कंटिन्यू रहती या वैसे ही एक स्पार्क जो है वो रहता हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, तो जो प्लेबैक सिंगिंग है वो उसका आपको क्या लगता है कि उसका फ्यूचर कैसा होता? प्लेबैक सिंगिंग का सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो जो जैसे मैंने पहले एक बात आपको बताई थी कि प्लेबैक सिंगिंग भी आम सिंगर को नहीं मिल सकता चांस उस तरीके से, ठीक है। वो उन्हीं को ही मिलता है जिनका नाम है, ठीक है। और हाँ, सेकंड ऑप्शन ये कि जब आपका कोई गाना एक हिट हो जाए, उस तरीके से बहुत लोग पसंद करें उस गाने को, तब है कि आपको चांस मिल सकता है। ये तो यहाँ पे हमारे माशाल्लाह प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो सिफारिश के बगैर या मेरिट पे वाला वो काम नहीं है, मेरिट वाला काम नहीं है। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कि भाई आपका तुक्का लग गया। लेकिन रोहेल, अहमद ने आगे अपनी जर्नी के हवाले से बताया, वो भी बहुत बड़े स्टार के बेटे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने, उनको भी प्लेट में रख के कुछ भी नहीं मिला। तो आपको नहीं लगता कि हर बंदे की अपना लाइफ पाथ है, हर बंदे की अपनी जर्नी है? कभी कभी ऐसा होता है कोई बहुत बड़े नाम का भी बेटा या बेटी होता है, लेकिन उसको वो आसान ट्रैक नहीं मिलता, जैसे कि अहमद ने भी बताया। अहमद भाई तो उनके वालिद साहब माशाल्लाह उनका नाम है एक, बिल्कुल उन्होंने अपनी मेहनत की है, वो अभी भी कर रहे हैं। हम माशाल्लाह इकट्ठे कॉन्सर्ट वगैरह भी करते हैं, अक्सर हमारे टीवी चैनल पे भी इकट्ठे मुलाकात होती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप जो बात कर रहे हैं ना प्लेबैक सिंगिंग की, तो मैं बहुत सारे लोगों को आजमा भी चुका हूँ। मैं अब टीवी चैनल कैमरे के सामने बता नहीं सकता हूँ, लोगों का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी बता दूँ कि आज से तकरीबन कुछ साल पहले की बात है, एक मूवी की लॉन्चिंग हुई थी जिसमें हानिया आमर आई थी। वो हानिया आमर की मूवी थी और उसमें कराची से आए थे शाजिया वजाहत लोग। अलहमरा में उनकी जो मूवी की ओपनिंग हो रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो जैसे उनको क्वेश्चन कर रहे थे, तो ऐसे मैंने भी मेरा दिल था कि यार मैं करूँ क्वेश्चन से। मैंने क्वेश्चन किया कि जैसे आप नए चेहरे हैं, उनको भी एक चांस मिलना चाहिए, ऐसे ये वो। तो शाजिया जो मैडम है, उन्होंने कहा कि आप अपना डेमो सेंड करें, तो मैं इंशाल्लाह जो मुझसे हो सका मैं करूँगी। उन्होंने ये बात कही थी। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी रोहेल अगर मेहनत करते रहें और आप कंसिस्टेंट रहें, तो मुझे लगता है कि आपको कामयाबी मिल ही जाती है। और वैसे भी जो हमारा जागो लाहौर का प्लेटफॉर्म है वो आप सबके लिए हाजिर है, आप लोग आएँ यहाँ पर, और यू गाइज आर ऑलवेज़ वेलकम। और साथ साथ हम प्लेबैक सिंगिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अहमद आपका क्या कमेंट है? आपको क्या लगता है कि इसके ना होने से हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उस पर क्या इफेक्ट हुआ है? अच्छा, रोहेल की बात बिल्कुल अच्छी है और उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की। बेसिकली ना एक आपकी खुशकिस्मती होती है और आपकी गॉड गिफ्टेड चीज़ भी होती है, रब की तरफ से अनायत जिसे कहते हैं ना, कि आपको प्लेट में रख के हर चीज़ मिल जाए। बेसिकली ना आपको रास्ते जो मिलते हैं ना, आप उन रास्तों का सही डिसीजन नहीं कर पाते ऑन स्पॉट। एक तो आपकी किस्मत के अंदर अच्छे लोग आना, ये आपकी किस्मत है कि आपको अच्छे लोग मिल जाए और वो आगे आपको जो है वो कहीं एक जगह पे एक स्टैंड कर दें कि यार ये जगह पे आप खड़े रहो जब तक मैं कह रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आके आपको ख़राब करते हैं और खुद आगे निकल जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, दो रास्ते हैं। तो मैं अभी ये रोहेल माशाल्लाह काम कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हर एक बंदा एक स्ट्रगल में लगा हुआ है। बेसिकली ना हमारे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे हम कोई चीज़ यूटिलाइज़ कर सके। जैसे हमारा हमसाया मुल्क है, उसके पास अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो उनके पास प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म्स हैं
जिस पे चीज़ अपलोड होती है और वो लोगों तक पहुंचती है। हमारे पास तो फेक व्यूज़ का इतना काम है कि आप फेक व्यूज़ डाल के लोगों को दिखा रहे होते हैं कि देखिए जी मेरे गाने ने इतने व्यूज़ कमा लिए। वो फेक व्यूज़ होते हैं, हालांकि लोगों ने सुना ही नहीं होता। सर am I right, am I wrong? दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप इस चीज़ को मेरे साथ लेकर चलें। बेसिकली ना हम सोशल मीडिया देख लें, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या कोई भी आप ले लें ऐसा एक्टिविटी जिस पे हम लोग खुद भी अपने तौर पे डालें ना, तो अप्रिसिएशन कोई करता ही नहीं। आपके साथ एक 18,000 या 20,000 लोग आपके साथ ऐड हैं, एक वक्त में अगर वो आपको देखते हैं तो 20,000 लाइक तो आने चाहिए ना आपके साथ। तो उसमें से आपको 200 आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई देख ही नहीं रहा, कोई आपको लाइक ही नहीं कर रहा, सिर्फ आपको देख के वो खुश हो रहे हैं या आपके लिए जो है वो बदखुइयाँ कर रहे हैं कि एलो जी इन्हें करता उन्हें वो करता। ये गलत है। आप अप्रिशिएट करें, उसके पीछे देखें उसकी मेहनत कितनी है, उसने पैसा लगाया है, आपके लिए कोई चीज़ बनाई है, एक प्रेजेंटेशन है, आप उसको सुने, उसके कमेंट पास करें उसके लिए। हम अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर लूँ, उसमें हम लोग अगर कुछ ग्रुप बनाते हैं, उसमें हम किसी चीज़ को सेंड करते हैं लोगों को कि प्लीज़ आप इसको देख के हमें बैक रिव्यू दें, लोग वो भी देना नहीं पसंद। बिल्कुल। ये आलम है। यहाँ पे सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दें, उस वक्त का इंतज़ार करें जो मेरे रब ने चाहना है वो होना है। और यहाँ पे मैं मिसाल सिर्फ एक नाम लूँगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा, फिर आप कंटिन्यू आगे। इमरान अशरफ साहब जो किसी तारुफ के मोहताज हैं, ट्रू, नो डाउट। बस आप उनकी मेहनत देख लें और उनको अल्लाह ने किस तरीके से निकाल के स्टैंड कर दिया, आज वो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में कर रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से बात हो रही है तो अलीशा ज़रा बताएं कि आजकल कितना आसान या कितना मुश्किल है फेम कमाना, और आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ने हमारे जो करियर्स हैं उनको आसान किया है या मुश्किल बनाया है? मुझे लगता है सोशल मीडिया ने आसान भी किया है और मुश्किल भी किया अच्छा, है, दोनों चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल AI, जिसमें जो हर जगह इस टाइम AI चल रहा है, उससे बहुत सी चीज़ें आसान भी हो गई हैं और मुश्किल भी हो गई हैं। अब AI की पिक्चर्स और वीडियोस इस तरह की है कि हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि और ये बहुत ज़्यादा रियल है। स्केरी है। आप एक बहुत प्रॉम्प्ट scary है, डालते yes. हैं और आप किसी को कुछ भी बना Exactly, देते हैं, और कोई बहुत- चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई लॉस नहीं है इसके बिल्कुल खिलाफ। ऐसे ही है। एक जगह पे इसका फ़ायदा भी हो रहा है, बहुत से ब्रांड्स, बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर द कैंपेन्स, एडवर्टाइजमेंट्स, बिलबोर्ड कैंपेन्स, बहुत कुछ। और एक जगह इसका नुकसान भी हो रहा है कि जो हम रियल ह्यूमन बीइंग है, हम लोगों को इसका नुकसान हो रहा है कि हम लोगों को वो काम करने का मौका कम मिल रहा है, हमारा काम मज़ीद कम होता जा रहा है। और जैसे ये AI इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, आगे जा रहा है और सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा और फ़ायदा भी हो रहा है। ऑब्वियसली ब्रांड्स को फ़ायदा हो रहा है और रियल ह्यूमन बीइंग को नुकसान हो रहा है इसका। तो सोशल मीडिया पे दोनों इस टाइम चल रहा है, नुकसान भी चल रहा है और फ़ायदा भी चल रहा है। अच्छा अलीशा, आपके फॉलोअर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव भी हैं, तो जो लोग हैं वो काफ़ी फॉलो करते हैं, आप लोग जो पोस्ट करते हैं, जैसा आप कंटेंट बनाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं ऐसे उससे। ही है। और आजकल के जो हमारे बच्चे बच्चियाँ ना, उनको पहले शौक होता था डॉक्टर्स बनने का, इंजीनियर्स बनने का, अब उनको शौक है यूट्यूबर्स बनने का, डकी बनने का, रजब बनने का, और या जो उनकी फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो बनने का। तो आपको क्या लगता है कि डोंट यू थिंक कि ये हमारे ऊपर जो आप लोग कंटेंट बनाते हैं, मॉडल, इन्फ्लुएंसर्स, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि लोग आपको फॉलो करते हैं? तो बिल्कुल 100% ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की, जो हम लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को एक अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करें। बहुत से बच्चे बड़े सब लोग देख रहे हैं और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बट एट द एंड में ये कहूँगी कि पढ़ाई तब तक करनी चाहिए जब तक आपको पता है कि इसका आगे फ्यूचर बन रहा है कोई। लेट्स सपोज मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, मैंने वो डिग्री की जो बहुत मुश्किल थी, बट उसका कोई आगे फ्यूचर नहीं था। और ऐसी बहुत ज़्यादा भी डिग्रीज में फ्यूचर नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, हाँ बाहर भी बहुत टफ है फिलहाल, हाँ है, बट ऑब्वियसली हर कोई बाहर नहीं जा सकता। और यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई लाखों में बच्चे ये डिग्री यहाँ पर कर रहे होंगे, और क्योंकि ये एकदम से ट्रेंड आया है 4 साल या 5 साल पहले ना, बायोटेक का, और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको बहुत सी डिग्रीज हैं इसकी इक्वल, बहुत ज़्यादा डिग्रीज हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लोग लाखों में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं पढ़े, एंड उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से सोशल मीडिया एटलीस्ट वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हम लोग अर्न कर सकें वहाँ से, कुछ बन सकें, अपनी पहचान बना सकें। अगर किसी के पास कोई आर्ट का टैलेंट है, वो अगर अपने आर्ट वहाँ पे सोशल मीडिया पे लगाएगा, वहाँ से वो अर्न करे। कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई मॉडल बनना चाह रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर है, तो वो एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अर्न भी कर सकता है और दुनिया को भी दिखा सकता है। तो यस, सोशल मीडिया सबको यूज़ करना चाहिए अपने आर्ट को दिखाने के लिए। अब मैंने जो डिग्री ली है पाकिस्तान में वो नहीं है जो मेरे पास है डिग्री।
हेपेटाइटिस सी। ये अच्छा। ये यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपकी? जी यूनिवर्सिटी कौन सी? कामों की। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी थी आपकी? ये पाकिस्तान में है ही नहीं। शेख जायद तो नहीं थी? नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़ी है यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा, आपकी छोटी यूनिवर्सिटी वो थी। उनके लिए ऊपर जाना पड़े। अच्छा अच्छा, डिग्री की बात हो ही रही है तो हम ज़रा अपनी डाइटिशियन से भी बात करते हैं। सबसे पहले तो बताएं कि ईद पे आपका क्लिनिक चल रहा है या छुट्टियां दी हुई हैं आपने? ईद पे तो डेफिनेटली काम जो है वो रुका ही होता है, क्योंकि फैमिली टाइम, आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस एक होना ना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। अदरवाइज ऑब्वियसली बर्न आउट हो जाता है, और स्पेशली ईद एक ऐसा मौका है जिसको आपको फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए, तो काम तो नहीं। अच्छा, यहाँ सोशल मीडिया की बात हो रही है तो उसमें मैं एज अ डाइटिशियन बताऊँगी डाइटिशियंस का क्या रोल है सोशल मीडिया, यहाँ पे किस तरह से यूटिलाइज हम इसको करें। मुझे तकरीबन 10 साल हो गए न्यूट्रिशन की फील्ड में, और माशाल्लाह क्लाइंट्स हैं, सब कंसल्टेशंस, डाइट प्लान सब चल रहे होते हैं। अक्सर मुझे ये मशवरा दिया जाता था कि आपका कोई पेज नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, तो मैं कहती नहीं, मतलब क्लाइंट्स आ रहे हैं डाइट प्लान से। डाइट प्लान वेट लॉस वेट गेन के अलावा आप देखें इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शुगर पेशेंट्स आते हैं, हाइपर टेंशन के आते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर का इशू है, यूरिक एसिड, तो वो हेल्थ इश्यूज जो हैं, मैंने इवन कैंसर पेशेंट्स को डाइट के साथ ट्रीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो सब चीज़ें चल रही थी, तो मुझे इतनी ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि सोशल मीडिया पे क्या ही हो जाएगा। तो बट देन मैंने 3 साल पहले तकरीबन अपना फिर बहुत, जब लोगों ने कहा, मशवरा दिया, और मैंने और अपने जो कोलीग्स हैं डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको देखा कि वो भी कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलें बना के देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो जब वो बनाया, उस पर वीडियोस पोस्ट करनी शुरू की। अच्छा, सबसे बड़ा जो चैलेंज वहाँ पे आया वो ये था, मेरी जो वीडियोस होती हैं वो टोटली इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल है। मैंने बनाना है डायबिटीज़ के ऊपर, मैंने वीडियो बनानी है ब्लड प्रेशर के ऊपर। अब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो कुछ सीखने के लिए नहीं यूज़ करते। और अब न्यूट्रिशन की अवेयरनेस तो अब जाके आई है, पहले तो लोगों को पता भी नहीं था ना ये पोर्शन कंट्रोल क्या होता है, पोर्शन साइज क्या होता है। और डॉक्टर आमना, आपने जैसे अभी बात की है, हम नॉर्मली लोगों को लगता है कि सिर्फ जब हमने जाना है तो हमने यहाँ वेट गेन करने के लिए प्लान बनवाना है, या हमने वेट लॉस का प्लान बनवाना है। तो आपने अभी बताया है कि आपने कैंसर पेशेंट्स को भी ट्रीट किया इससे, बिल्कुल। और फिर क्या ये मुमकिन है? और जो शुगर पेशेंट्स वगैरह हैं उसके हवाले से भी बताएं कि कैसे ट्रीट करती हैं, कैसे डाइट प्लान्स होते हैं उनके? अच्छा, एक यहाँ पे हमें अवेयरनेस देने की लोगों को ज़रूरत है। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, फिर लोग बीमारी का इलाज उसकी तरफ आते हैं, वरना घर में टोटके चल रहे हैं, घर में डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही नहीं, टोटके करेंगे, डिफरेंट चीज़ें करेंगे कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, दवाई ना खानी पड़े। तो मैं समझती हूँ कि डाइट का जो रोल है ना वो सबसे पहले आता है। आपका जो लाइफस्टाइल है उसका, वो एक प्रिवेंशन है, और हम सबको पता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल जितना अर्ली एज में अच्छा कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, आपको नौबत ही ना आने दे कि आप 40 या 50 साल के बाद जाके अपना शुगर का टेस्ट करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, कि हमारी एज होगी, उसके बाद फिर आप जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएंगे। तो जो पिछले 30-40 साल में आपने अपना लाइफस्टाइल ख़राब कर लिया, चीज़ें ऊपर नीचे कर ली हैं, तो वो इतना जो डैमेज है ना उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आप वो नौबत ना आने दें, आप अर्ली एज में ही डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर लें। नहीं भी करना तो जिस तरह हम एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं वहाँ से अवेयरनेस ले लें, थोड़ी अपनी रिसर्च करें, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसे सांस तो ले लें। हो गया, आप पूछूं मैं? लेकिन डॉक्टर साहिबा के साथ मैं बिजनेस करना चाहूँगा। अच्छा, ठीक है। आपके पास पैसे हैं? नहीं, बिजनेस नहीं, सबसे पहले मुझे पता है खाने का बिजनेस तो नहीं है। नहीं, खाने का बिजनेस नहीं। मुझे लगता है ये गाने गा के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो तो भाग जाएंगे। बड़ा सिंपल है कि अगर किसी ने वेट कम करना है तो इधर आए, किसी ने वेट बढ़ाना है तो मेरे अच्छा, तो नहीं, वेट गेन भी हेल्दी होना चाहिए। नो कमेंट। अच्छा डॉक्टर आमना, हम बात कर ही रहे हैं, तो आजकल जो हमारी यूथ है, सिर्फ यूथ नहीं, हर कोई प्रोसेस फूड्स बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस के ऊपर चल रहे हैं। बिल्कुल, और जंक फूड। तो ना बहुत से ना हमारे सोशल मीडिया पर लोग हैं, उन्होंने अवेयरनेस दी है, पिज़्ज़ा कहते हैं अनहेल्दी है, लेकिन मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि उससे ज़्यादा अनहेल्दी बहुत सी वो चीज़ें हैं जो आप घर में खाते हो, पराठे। अब पिज़्ज़ा में क्या है, चीज़ है और यहाँ पे पेपरोनी है, ये सारी चीज़। एक मिनट, आप फिर उनकी साइड पे हो गई हैं। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप बोलेंगे बर्गर भी है। मैं वही सुनना चाह रहा था। मेरा क्वेश्चन ये पूरा नहीं होने दे रहे ना, आपने कुछ कहा? आपके मुंह में पानी आ रहा है वैसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं अच्छा, ईद का मौका है, ईद पे सब चलता हाँ ईद पे तो सब जायज़ है ना, वो फिर ईद के बाद देखेंगे, हाँ। डाइट ईद के बाद। है। बिल्कुल। नहीं मेरा जो सवाल है ना वो ये है कि अनहेल्दी चीज़ें तो हमारे घरों में भी बहुत है, हमारे जो फ्रीज़र्स हैं वो जो हमारे फ्रोज़न आइटम्स हैं उससे भरे हुए हैं, तो डोंट यू थिंक ये जो फ्रेश हम जैसे अंडे वाला बर्गर है हम वो ले लें, दैट इज़ बेटर जो हमारे 6-6 महीने से फ्रोज़न आइटम्स पड़ी हुई हैं फ्रीज़र में, तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा नूर, इसमें भी अगेन आपको थोड़ी सी सोचने समझने की ज़रूरत है। अब हम ये नहीं कह सकते कि घर वाली चीज़ें हेल्दी हैं या बाहर वाली चीज़ें अनहेल्दी है, या बाहर वाली हेल्दी हैं, या जैसे आप पिज़्ज़ा और घर की चीज़ों के साथ कंपैरिजन करें। एक तो इसमें आपने देखना है फ्रीक्वेंसी, कि आप कितना फ्रीक्वेंटली, अब पिज़्ज़ा है वो आप महीने में, हफ्ते में कितनी दफ़ा खा रहे हैं। अगर वही पिज़्ज़ा आप महीने में एक दफ़ा या 2 महीनों में एक दफ़ा खा रहे हैं, ओवरऑल आपने अपनी डाइट बैलेंस रखी है, अच्छा आपका वॉक का एक सिस्टम है, रैंप वॉक नहीं, हाँ, दूसरी वॉक तो वो अगर आप कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन वही अगर आप हर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद पिज़्ज़ा खा रहे हैं और फिर साथ आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, तो वही चीज़ आपके लिए ख़तरनाक साबित होती है। इसी तरह घर में भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कि 2-2 3-3 महीने बना के, अक्सर रमज़ान में जिस तरह लोग रोल समोसे पकौड़े बना के फ्रीज कर लेते हैं, बिल्कुल। पूरा महीना 15-20 रोज़ों के एक साथ ही बना लेते हैं। शामी कबाब बना के अक्सर फ्रीज हो रहे होते हैं। फिर बड़ी ईद आती है, गोश्त जो है वो एक दफ़ा फ्रीज होके पूरा साल चलता है, तो वो जो है ना वो आपकी सेहत के लिए सही नहीं होता, क्योंकि जब आप उसको बाहर निकालते हैं फिर फ्रिज में रखते हैं तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से कंटामिनेशन, जर्म्स बनते हैं, बैक्टीरिया, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि घर का खाना भी टोटली हेल्दी है। ये जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं, आप किस तरह से फूड की हैंडलिंग कर रहे हैं, फिर कुकिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर अगेन कितना फ्रिक्वेंटली कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी दफ़ा खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर आमिना, मैं कुछ चीज़ों के नाम लूँगी, आपने मुझे बताना है कि कितने अनहेल्दी हैं और आउट ऑफ 10 हम इसको रेट करेंगे। सबसे पहले तो बताएं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा 8 आउट ऑफ 10। ओके। कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अच्छा ठीक है। उसके अलावा पास्ता। पास्ता 5। ठीक है। पराठा। पराठा डिपेंड करता है कि आप कितना फ्रिक्वेंटली अगेन कंज्यूम करें। डेली बेसिस पे अगर आप देसी घी वाले पराठे खा रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन वो अनहेल्दी होगा, बट वंस इन अ वाइल इट्स गुड। फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज भी अनहेल्दी है। ठीक है। बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। उनके अंदाज़ करूं, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़, उनके अंदाज़ करूं, उन पे वो आना दिल का, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, उनके अंदाज़, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तो से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तो से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, उनके अंदाज़, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का, उनके अंदाज़
सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या वेलकम बात। बैक। और हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। ये कैसे हो सकता है कि ईद का मौका हो और हम फैशन के हवाले से बात ना करें। हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। आमिना नईम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक खैर हो। मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? ईद बहुत अच्छी गुजरी, एज यूजुअल विद फैमिली और सारी फेस्टिविटीज़, द वार्मथ दैट यू गेट, और उसके अलावा सब मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं एक साथ, तो टाइम भी भाग रहा होता है, एंड देन यू नो बहुत ज़्यादा फेस्टिविटी की वाइब होती है। ऑलरेडी रमज़ान में भी थी, बट ईद पे देन अगेन वही लड़कियों को तो स्पेशली तैयार होना सुबह उठ के और सब कुछ, तो बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा आमना, मैं आपका ड्रेस देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये आपका अपना ड्रेस है? जी जी बिल्कुल, ही मेरा अपना अच्छा, डिज़ाइन आपने है। खुद डिज़ाइन किया जी है? जी, ये इसी ईद कलेक्शन का था, तो देन इस ईद पे मैं उसी में से एक पीस मैंने खुद पहना है। ऑलराइट। अच्छा बताएं फिर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इस ईद पे, क्या कलर्स चले हैं, क्या देखा आपने? अब 2 दिन तो गुजर चुके हैं, आज तीसरा दिन है, जी, तो बिल्कुल। बताएं क्या ट्रेंड्स देखे आपने इस ईद पर? वेल, ट्रेंड्स में मैंने जो देखा है, जो कि प्रेडिक्टेड भी था, कि बहुत ज़्यादा पेस्टल टोन्स पर अगेन बैक इन। उसके अलावा ये है कि बलून पैंट्स बहुत ज़्यादा वापस आई हैं विद छोटी कमीज़। उसके अलावा जो है कपड़ों में तो फर्शी शलवार्स एक साल से चल ही रही हैं। उनका कमबैक The दोबारा हो comeback, गया रमजान yes, में। दोबारा हो गया, एंड इट्स अ वेरी प्रिटी कमबैक, वेरी क्लासिक कमबैक। और उसके अलावा जो है एसेसरीज में इस दफ़ा कश्मीरी चूड़ियाँ हैज़ बीन ट्रेंडिंग अ लॉट, तो एसेसरीज में तो वो था, लेकिन एक ड्रेसेस में आई थिंक एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सूट्स यू, द अंगरखास, द फ्रॉक्स, उसके अलावा जो है शॉर्ट शर्ट्स विद फर्शी शलवार्स, देन प्लाजोज। I think one thing that has gone out of style this Eid is the capris, the tight cigarette pants. वो आउट ऑफ ट्रेंड है। उसके अलावा मोर और लेस हर चीज़ जो है वो चल रही है, लॉन्ग शर्ट्स, शॉर्ट शर्ट्स, खुली शलवार, खुली पजामा, एंड देन द अंगरखास एंड एवरीथिंग, इवन व्हाट यू आर वेयरिंग। यस राइट। अच्छा आमना, हमने जो ईद की तैयारियां करते हैं ना, हम पहले दिन की हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है। अलीशा मेरे बात से एग्री करेगी, बड़ा हम झुमके मैच करते हैं, चूड़ियां बिल्कुल मैच ऐसे करते ही हैं, है। शूज़ मैच करते हैं। दूसरे दिन बहुत की देर से तैयारी चल रही होती है हाँ, उसकी। बिल्कुल ऐसे पूरा पहले रमजान से ही रमज़ान ये हो रहा ना, होता हाँ है। पहले रमजान से हम सोच रहे होते हैं ईद के पहले दिन का आउटफिट क्या है। फिर Exactly. दूसरे दिन की भी हमें एक्साइटमेंट होती है, कम होती है पहले दिन से, लेकिन दूसरे दिन की भी एक्साइटमेंट होती है। बिल्कुल। लेकिन तीसरा दिन जो कि आज है, ईद का तीसरा दिन, बिल्कुल। तीसरा दिन आते आते वो एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम हो जाता है। बिल्कुल। और तीसरे दिन का जो आउटफिट होता है वो भी हमें समझ नहीं आ रहा होता क्या पहने, इतना हम ख्याल भी नहीं रखते। तो that's जरा true. आज के लिए बताएं कौन से आउटफिट्स बेस्ट रहेंगे, कौन से कलर्स बेस्ट रहेंगे? मुझे लगता है कि फर्स्ट डे सिंस सब हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, और वो सब कुछ जैसे आपने कहा प्री प्लान्ड होता है और सारी शॉपिंग हुई होती है, देन सेकंड डे इज़ आल्सो काइंड ऑफ हाइप्ड अप। तो थर्ड डे के लिए मैं जो सजेस्ट करूँगी, जो मैं खुद भी करती हूँ, विच इज़ कि आप कुछ भी सिंपलिसिटी वाला कोई अच्छा कट निकालो, मे बी इवन इफ इट्स इन सॉलिड कलर्स, कोई भी एक कलर का सिंगल टोन में, और उसके साथ आप उसको एसेसराइज कर लो विद नाइस ज्वेलरी और लाइट बैंगल्स और उस तरह से, एंड देन अ नाइस हेयर डू। तो ये कि थर्ड डे पे आप उसको थोड़ा सिंपल, क्लासिक और लेस इज मोर में जा सकते हो। बिल्कुल ऐसे दैट्स है। व्हाट आई वुड से। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताएं कि अगर किसी का बजट कम है जी जी। तो वो कैसे कम बजट में, जैसे अहमद है, कम बजट में वो अच्छी लुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आई थिंक कम बजट में, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई प्लेन फैब्रिक लेते हैं, आप अपने टेलर से भी सिलवा रहे हैं, अगर आप डिज़ाइनर के पास नहीं भी जा रहे, तो आप उनको कोई अच्छा क्लासिक, जैसे मैंने बलून पैंट्स फॉर एग्जांपल बोला, वो विद लाइक शॉर्ट शर्ट, 1 कलर की सिंपल फैब्रिक ख़रीद के वो आप स्टिच करवा लें और उसको आप अच्छा एसेसराइज करें, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी बजट फ्रेंडली। उसमें कोई वो आपका ये नहीं है कि आपको यू हैव टू स्पेंड लाइक 50,000 और लाखों में आपको स्पेंड वैसे करना भी है। मिनिमल इस टाइम ट्रेंडिंग है बहुत ज़्यादा। Yes. जितना एफर्टलेस और मिनिमल चीज़ होगी वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। जैसे कि आमिना ने कहा लेस इज मोर। लेस इज मोर, ट्रू। और मिनिमलिज्म इस टाइम इज टोटली ट्रेंडिंग। Even another tip I want to add on, like whenever you're getting ready, like लड़कियां, औरतें जो भी तैयार हो रही होती हैं, तो जब भी आप पूरा ड्रेसअप हो जाए तो घर से निकलने से पहले ना एक दफ़ा आप अपनी कोई सी बेक एक्सेसरी उतार के निकाल दें अपने जोड़े में से। अच्छा। तो वो समहाउ आपके आउटफिट की लुक को बैलेंस बहुत कर देता है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ एकदम एक्साइटमेंट में पहनते हैं। Interesting. निकलने से पहले एक चीज़ आप कोई सी भी
जो आपको लग रहा है इफ व्हेन यू विल टेक इट ऑफ यू विल रियलाइज कि आपकी एकदम से लुक चेंज हुई है. So that is like a very small tip which I do myself. अच्छा, आप ना ये बताएं कि फैब्रिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं. ईद जो हमारी आई है बड़े मिक्स मौसम में आई है. जो लास्ट हमारे रोज़े थे बड़े ठंडे गुजरे हैं, बीच में गर्मी हो गई थी, स्टार्ट वाले जो रोज़े थे वो भी बहुत ठंडे गुजरे हैं. तो फैब्रिक्स कौन से ज़्यादा इन है? Well, fabrics as we can see कि weather बहुत ज़्यादा change होता रहा है. Initially some people were planning lawn and then George's chickengari. Well, silk has made a major comeback this year. So I think according to the weather जो इस दफ़ा ईद पे है, silk has been the it fabric for the Eid this year. So silks, chicken-karis ये जो है but silk is on the top. और काफ़ी अरसे के बाद सिल्क का इतना ज़्यादा कमबैक हुआ है, वरना पहले लोग इतना सिल्क को पसंद नहीं करते थे पहनने के लिए. बट दिस ईयर इट हैज़ बीन ऑन ट्रेंड एवरीवेयर. बिल्कुल ऐसे ही है. मुझे लगता है काफ़ी चिटचिट होगी. कपड़ों में भी खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं, चिकन कढ़ाई, चिकनकारी. बिल्कुल बिल्कुल चिटचाट हमारी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें अपनी गेम्स की तरफ जाना चाहिए. लेकिन उससे पहले अहमद से गाना सुनेंगे. हाँ जी प्लीज़. लाजमी एक जो है वो बड़ा खूबसूरत गाना मुझे याद आ रहा है. जी जी ज़रूर. तो आपके नज़र करूँगा मैं. एक बहुत ही खूबसूरत मैडम की चीज़ मेरे जहन में आ रही है, तो जो है वो मैं अक्सर गुनगुनाया करता हूँ. तू ते मेरी अखियाँ दी है नींद चुराई, तू ते मेरी अखियाँ दी है नींद चुराई. वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाई, तू ते मेरी अखियाँ दी है नींद चुराई. ओ किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे वे, हाय पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे. ओ किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे वे, हाय पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे. अज मैनू तक दाए अज मैनू तक दाए, हाय जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियाँ दी है नींद चुराई. गेम्स की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अहमद साहब आपसे. जी मैं एक जुमला बोलूंगी, आप उसको कंप्लीट करेंगे. अच्छा. जुमले से बात बनाएं, ये हमारा सेगमेंट का नाम है. ओके जी. तो आप सुने अब मैं आपको क्या कहने वाली हूँ और आपने उसको कंटिन्यू करना है. जी जी. जब मैं सुबह ईद की नमाज पढ़ने के लिए निकला. तो ईद की नमाज पढ़ के वापस आ गया. दिस कुड बी एज बोर एज इट इज. लेकिन आप शायर हैं, आपसे तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेक्ट कर रही हूँ. अच्छा, जब मैं सुबह ईद की नमाज पढ़ने के लिए निकला तो मेरी नज़र अचानक उस पर पड़ी और ईद की नमाज से पहले ही ईद हो गई. ओह क्या बात है. अच्छा अलीशा, आपने कंप्लीट करना है. आपको मैं सेंटेंस दूंगी. मैं देखने में भोली हूँ पर असल में उतनी नहीं हूँ. क्या बात है. अच्छा जी. और जी. अहमद आपकी बारी है. बिस्मिल्लाह. ब्रेक बेवफा है तो रिक्शा. क्या ब्रेक भी वफा है तो रिक्शा. मोहब्बत. ओके. अच्छा रोहेल, आप मुझे बताएं, मर्द की आंख और औरत की जुबान. मर्द की आंख और औरत की ज़ुबान कभी बंद नहीं होती. आपकी बारी नहीं थी. मर्द की आंख औरत की ज़ुबान बहुत जहरीली होती है. ठीक है. अच्छा, ओहो. कि मीठी भी होती है और जहरीली भी होती है. जहरीली किसकी सुनी है आपने? मतलब कि जैसे अक्सर कभी कभी जब घर में लड़ाई होती है, मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई हो जाती है, तो वो मर्द बेचारा ढीला हो जाता है और उसी आप प्लीज कुछ चेंज कर लें. अच्छा ठीक है. अच्छा आपने आप बताए जलने वाले का.
पेट खराब। मुझे नहीं कह रहा आपने मुंह काला। जलने वाले का जलने वाले का अल्लाह भला करे। जलो मत वरना। है तुम्हारे जानने का। अच्छा अहमद साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। पहले वो जो रोहेल से आपने पूछा है ना, वो असल में मुश्ताक यूसुफी साहब का बड़ा मशहूर फिक्र है। अच्छा अच्छा आप तो कंप्लीट करें। जी हाँ, वो है कि मर्द की आंख और औरत की जुबान का दम सबसे आखिर में निकलता है। ओके मतलब कि मैंने थोड़ा थोड़ा ठीक कहा He was हाँ, नहीं, nearby. उसमें थोड़ा सा ये ट्विस्ट है कि मर्द आखिरी दम तक देखता रहता है हसीन खवातीन को, सारे जिस्म से रूह निकल जाती है, आंख में रूह आ जाती है, फिर भी देखता रहता है, और औरत आखिरी दम तक बोलती रहती है। ये इस फिक्रे का असल में ये तशरीह है उसकी, यूसुफी साहब का। अच्छा माँ की दुआ एसी की हवा। एसी की हवा, पता नहीं फिर माँ ने गुस्से में जो दुआ दी उसकी तो एसी की आवाज़ उनकी, वैसे जन्नत की हवा ही होती है। चले आगे बढ़ते हैं और मज़ीद हमारे पास मज़ेदार से सवालात हैं। अच्छा बताएं अलीशा, आपको आधी रात को अगर खाना बनाना पड़े तो आप क्या बनाएंगी, खाना या बेवकूफ़? मैं कुछ खाना बना लूँगी क्या? थोड़ा सा नूडल्स। नूडल्स, ओके इंटरेस्टिंग। बताएं क्या बनाना आसान है, अंडा। मुंह या सवैयाँ? अच्छा सॉरी, खीर या सवैयाँ? खीर या सवैयाँ। ओके आती है आपको बनाने? हाँ वो कैसे बनाते हैं? दूध उबालें, अच्छा ठीक है, उसके अंदर आधा किलो चीनी डाल दें, और उसके आधा बाद किलो चीनी, उसके बाद फिर आधा किलो चीनी डालें, उसके बाद सेवियों का पैकेट फाड़ें उसके अंदर डाल दें, अच्छा और 5 मिनट बाद उतार लें। अच्छा यही आप खाते हैं? जी, आप जो डाइट चार्ट रेकमेंड करते ये हैं? हेल्थी फूड है, यू नो। हेल्दी, और फिर ऐसी हेल्थ हो जाती है खा के? पहले वाली आमना के जाने का फायदा उठा रहे हैं, दूसरी आमना आ गई है, उस बेचारी को पता ही नहीं, यहाँ डाइटिशियन बैठी हुई थी। अब फैशन डिजाइनर क्या कमेंट करे इस पे, इतनी चीनी टपते जा रहे। अच्छा ये बताएं कि मेहमानों को ज़्यादा खिलाया, बिरयानी या कढ़ाई? क्या ज़्यादा खिलाया? बिरयानी या कढ़ाई? जो वो खा लें दोनों में से। अच्छा रोहेल आप बताएं कि खाने में क्या पसंद है, पिज़्ज़ा या बिरयानी? खाने में पुलाव पसंद है। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा, तू है यहाँ मैं हूँ यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, ओ जान जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भी जा, ओ जान जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भी जा। अमेजिंग अलीशा। नहीं मेरी बारी नहीं है, मैं तो please, बोल ही देखिए, रही, मेरी तो बारी हम आपके शो कहने- के स्टार्ट से शुरू देखिए, हुई हम हुई आपके है। कहने पे आपकी ईद शो में आपका जो है वो और ऑडियंस के साथ ईद मनाने आए हैं, तो ये ज्यादती है हमारे साथ अगर आप नहीं गाएंगी, क्योंकि ईद का मजा दोबारा नहीं हो। अच्छा प्लीज, क्योंकि आपने इतनी रज के सेवियां खाई हैं तो वो अब निकाल लीजिए मिठाई। please। नहीं मैं मीठा नहीं खाती। ये लगी हुई है सेवियां, ये देखिए। अच्छा मुझे गाना बहुत पसंद है, वैसे मुझे गाना नहीं आता, वाह। लिरिक्स भी नहीं आते, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोनों सुनाए तेरा मेरा है प्यार अमर। प्लीज अगर हमारे साथ गाएं तो हमारे लिए बड़ी बात ठीक होगी। है, थोड़ा सा मुझे क्योंकि आता है, फीमेल वर्जन हमने आज तक सुना ही नहीं, अगर वो आ जाए तो क्या ही बात। तो फिर ना ही सुने, ये ना हो मेल वर्जन से भी दिल उठ जाए हम आपका। चाह रहे हैं कि वो ड्रामा दोबारा रिपीट ना हो। चलिए हम आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी कर देते हैं, आप हमारे साथ थोड़ा सा गुनगुनाएं ना। हाँ, देखिए, please। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तू कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर, नूर जहां नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क
सबसे जुदा तेरी ही खातिर हूँ सौ जन्म में, चाहे जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दो। ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दो। तेरा मेरा है प्यार अमर। क्या बात। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए गाना गाया होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना बुरा दिन नहीं आए मेरे अभी। ईद की खुशियाँ हमारी दुबाला हो गई, आपने बहुत अच्छा कहा। नहीं, ये मेरी अमन आवाज आपको credit जाता है। कांप रही। अहमद साहब कौन सी गजल सुनाएंगे आज हमें? ईद का मौका है, मौके की मुनासबत से सुना दे कुछ आज। जी जी, मैं आपको गज़ल पेश करता हूँ। आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, वो परीज़ाद हमारा क्या बात। नहीं होने वाला। वाह वाह। आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, वो परीज़ाद हमारा नहीं होने वाला। और शेर देखिएगा, शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, अब भी शक है मैं सितारा क्या नहीं होने वाला। वाह वाह वाह। शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, अब भी शक है मैं सितारा नहीं होने वाला। जैसे टीन एज में बेताब रहा करते थे, जैसे टीन एज में बेताब रहा करते थे, इश्क वैसा तो दोबारा होने नहीं होने वाला। वाह वाह। इश्क वैसा तो दोबारा नहीं होने वाला। और क्यों किए जाते हो बेकार दुआएं हमाद, क्यों किए जाते हो बेकार दुआएं हमाद, वो किसी तौर तुम्हारा नहीं होने वाला। क्या कहने, वाह वो वाह। किसी तौर तुम्हारा नहीं होने वाला। आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, वो परीज़ाद हमारा नहीं होने वाला। क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत आला, बहुत आला सर, बहुत आला। अच्छा अमिना, आपकी तरफ आऊँगी। फैशन डिज़ाइनर है आप, सबसे पहले तो बताएं कि कैसे चूज़ किया आपने ये करियर, और जो आपको बच्चे देख रहे हैं जो अभी इस फील्ड को चूज़ करना चाह रहे हैं, जिन्होंने जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? कितना आसान है या कितना मुश्किल है पाकिस्तान में इसको कंटिन्यू करना? बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था, मेरी स्कूलिंग शोएफात से थी, तो वहाँ पर मैं पढ़ रही थी बिज़नेस स्टडीज़, बट मेरा आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो व्हेन एवर आई यूज़ टू गेट एनी फ्री टाइम, तो मैं आर्ट क्लास में जाके अकेली बैठ के पेंटिंग्स करती रहती थी। फिर उसके बाद हमारी ये होती थी काउंसलिंग क्लासेस, होती थी काउंसलिंग के यूनिवर्सिटीज़ में किसने कहाँ जाना है। तो देन जब मेरी काउंसलिंग हुई, उसमें मेरी उनके साथ जो व्हाट आई टोल्ड देम माय इंटरेस्ट एंड ऑल, तो फिर वो मेरा फैशन डिज़ाइन की तरफ वहाँ से कंटिन्यू हो गया। तो फिर मेरी डिग्री का एक पार्ट PIFT से था और बाकी पेरिस से था। एकोल दे ला शॉम्बर, वो पेरिस की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। इंटरेस्टिंग। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दूर से आपको बहुत ग्लैमरस फील्ड लगती है ये, पीछे फैशन शो के अगर आप बैकग्राउंड में जाके देखें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ केओस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रशिंग। फिर आप में अगर आप कोई कलेक्शन बनवा रहे हैं, उसका प्रोसेस ऑफ मेकिंग, डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग, इट जस्ट लुक्स ग्लैमरस, बट इट्स रियल वर्क एंड स्टडीज़। तो जो बच्चे इसको एज अ करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। आई वुड से कि दे शुड गो फॉर इट, लेकिन विद लॉट ऑफ डेडिकेशन, और वो मेहनत करके, और ये सोच के नहीं कि फ़ैशन है तो बस हमने फ़ैशन करना है तो हम फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। दैट्स नॉट ट्रू। अगर आपने पढ़ना है, यू कैन स्टडी एंड यू कैन वर्क हार्ड, देन यू शुड गो फॉर इट। और उसमें दे हैव अ लॉट ऑफ स्कोप। मतलब मैं जब ग्रेजुएट हुई हूँ तो अभी मेरा थीसिस का डिस्प्ले हुआ था और अभी हमें डिग्री नहीं मिली थी, तो ऑन द स्पॉट मुझे पाकिस्तान के 3 फेमस फैशन डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने जॉब ऑफर्स कर दी थी। तो आई थिंक 110% जॉब रेशियो भी है इस फील्ड में पाकिस्तान के अंदर। तो इस वजह से बच्चों को ज़रूर, जिनका भी इंटरेस्ट है, उनको कंटिन्यू इसमें करना चाहिए।
और आई थिंक पाकिस्तान की ओवरऑल भी फैशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, इंटरनेशनली भी। बिल्कुल ऐसे क्रॉस ही है। हम लोगों की नेबरिंग कंट्री में भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स का स्कोप और है। हमारे डिज़ाइनर्स को काफ़ी पसंद किया जाता है उनकी बहुत शादियों ज़्यादा। में जी, जी, और बिल्कुल। उनके बड़े बड़े इवेंट्स में बिल्कुल हमारे ऐसे वो ही है। कपड़े पहनते हैं डिज़ाइनर्स जी के। जी बिल्कुल। अच्छा अमना, मैं पूछना चाह रहा था आपकी इजाज़त से, जी जी ज़रूर। जी जी तारड़ साहब ने एक जगह पे लिखा है कि पेरिस की गलियों में कैंची की हर जो कतरन है वो पूरी दुनिया में फैशन बन जाती है। इसका मतलब ये है कि हम आज भी फैशन के लिए वेस्ट की तरफ देखते हैं ना, जहाँ पे आप भी वहाँ से पढ़ के आई हैं, जी जी बिल्कुल। तो क्यों नहीं ईस्ट की तरफ, मतलब चाइना का, थाईलैंड का, जापान का, जी, जी। इन इलाकों का जो फैशन है वो हमारी ख़वातीन क्यों नहीं अडॉप्ट करती? मैं इसमें आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि पेरिस को सिटी ऑफ डिज़ाइनर्स कहा जाता है, विच इज़ ट्रू, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ के एक आप नॉर्मल से कैफ़े का डोर नॉब भी देखेंगे ना, तो वो भी चीख मार के कह रहा होगा कि आई एम फ्रॉम अ सिटी ऑफ डिज़ाइनर। उसमें भी कोई ना कोई कार्विंग, कोई चीज़ ऐसी होगी। आई वुड से कि हमारा एशियन कंट्रीज़ का फैब्रिक, क्राफ्टमैनशिप सब कुछ बहुत बेहतर है यूरोपियन से। लेकिन अगर हम टेक्निकलिटीज़ की तरफ आते हैं तो फिर वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से करवा रहे हैं ना, आई थिंक टेक्निकली वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हैं एंड दे आर वेरी प्रिसाइज और स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। मतलब मैं जब वहाँ पे पढ़ रही थी, मेरी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स सुबह 7 o'clock से लेके शाम को 6:30 तक होती थी, जिसमें हमारी स्टिचिंग भी होती थी, पैटर्न मेकिंग भी होती थी, ड्रेपिंग भी होती थी। तो हम उन्हें खुद कट करके, स्केच करके, उसको ड्रेप करके और सो भी करना होता था। और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये स्ट्रिक्टनेस थी कि 6th फ्लोर पे अगर क्लास थी ना, तो लिफ्ट यूज़ करना अलाउ नहीं था स्टूडेंट्स को। सो यू हैव टू क्लाइंब 6 floors अप एंड डाउन ऑल डे। आपके स्लिम होने के पीछे यही राज है कि 6 फ्लोर्स ऊपर पैदल जाती थी और वापस जी आती थी। बिल्कुल। अच्छा, तो वो जो आपका सवाल बेसिकली बिल्कुल ठीक था कि हमारी एशियन कंट्रीज़ जो हैं उसमें फैब्रिक इज़ द बेस्ट, वो हमें यूरोपियन में नहीं कोरियन मिलता। ड्रामा देखे ना, पाकिस्तानी कितना कंज्यूम करते, कितना Exactly, देखते हैं, लेकिन बिल्कुल, उसका बिल्कुल। फैशन नहीं अडॉप्ट करते। बिल्कुल ऐसे उन लड़कियों का, उन लड़कों का जो फैशन है, एशियन फैशन। मुझे लगता है अब उन लोगों ने ना हमारा फैशन अडॉप्ट करना अब अगर करना स्टार्ट कर तो लिया। बहुत से ट्रेंड्स में फ्यूजन आ रहा है। मैं उसे देख रही थी अब जो बलून पैंट्स अगर जिसकी मैं हाँ, वो जो कैंडल जेनर है या उसने वैसे करके दुपट्टा लिया हुआ वो जो था। पतले वाला और अभी जो दुपट्टा पिछले चल रहा साल ट्रेंड चल रहा था स्कैंडिनेवियन स्कार्फ्स, Yeah. वो हमारे फ्लोरल दुपट्टे थे, चुन्नियाँ थी, Exactly. उनका नाम उन्होंने रख दिया था अच्छा, स्कैंडिनेवियन जैसे, स्कार्फ्स। तो अभी एक फ्यूजन चल रहा है, वो लोग हम लोग की बहुत सारी, सो हुदा वोर दैट थिंग, वो जो एक हिजाब टाइप विद द ड्रेस, तो वो बेसिकली क्या एक हिजाब की ट्रांसफॉर्मेशन थी, सिर्फ उसने वेस्टर्न ड्रेस के साथ उसको पहन लिया था। देन आई थिंक वन ऑफ द जेनर्स डिड दैट, या कैंडल जेनर, आई थिंक कैंडल डिड दैट। और उसके बाद फिर वो पश्मीना शॉल भी ली थे उसने, हाँ काफी जी, वायरल तो भी हुआ था। उसके बाद जो है वो ट्रेंड्स जो हैं वो एकदम से स्प्रेड हो रहे हैं। बलून ऐसे। पैंट्स जिसकी मैं बात कर रही थी, वो भी क्या है, वो हमारी शलवार की ही वेरिएशन है, उसके बस नीचे एजेस पे उन्होंने एक इलास्टिक डाल दिया और वो बलून पैंट्स बन गई है। बिल्कुल, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अब ज़रा शो में ना थोड़ा सा हमें गरम मसाला डालना चाहिए। मैं आपको खाने की रेसिपीज़ दूंगी, आपने ज़रा उनको अदाकारी करते हुए पढ़ना है। तो अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट ये तो करूंगी। बड़ा मुश्किल काम है। आपको मैं क्यू कार्ड वो पास देखिए इतने करूंगी। अच्छे अदाकार हमारे सामने नहीं, बैठे हम हैं। सबको मौका देंगे, सबको मौका मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास रेसिपी है वो मैं आपको पास ऑन कर रही हूँ। तेल को मुकम्मल तौर पर ढके हुए बर्तन में गर्म करें। सब्ज मिर्चों और अदरक को 1 मिनट के लिए तल लें। और फिर गोश्त, नमक, टमाटर और काली मिर्चें शामिल कर लें। तेज आंच पर उन्हें कुछ देर तक चम्मच उस वक्त तक हिलाते रहें जब तक गोश्त रस खारिज ना करने लगे। अब बर्तन को ढक्कन से बंद करके हल्की आंच पे कुछ देर उबाल लें। उबालने की आवाज़ भी निकाली जाए। हाँ जी। जी जी बिल्कुल निकालें। ऐसी कोई ममानियत नहीं है हमारे शो में, आप निकाल सकते हैं। फिर आंच को हल्का कर दें। सुस्त रवि से पकाना ही इसको बेहतरीन बनाना है। मुमकिन हो तो इसमें पानी डालने से गुरेज करें, ताहम ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी मिकदार डालकर अमल को पूरा करें। यानी पानी थोड़ा सा डाला जा सकता है, लेकिन
नमकीन गोश्त को नान, लीमू और कटी हुई प्याज के साथ पेश करें। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। अब मैं अलीशा की तरफ भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले जो ये मेरे इस तरफ बैठे हुए हैं, असल अदाकार जो बैठे हुए हैं। हजरात, मैं हूं अहमद नवाज और आज बहुत खूबसूरत तरीके से मैं एक खूबसूरत डिश बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है अचार गोश्त। आपने लेना है गोश्त, बेशक वो मुर्गी का हो या किसी इंसान का हो, मीन्स के किसी बकरी का हो या तो फिर आप उसको धोएं अच्छे तरीके से कि उसके अंदर जो खून है वो आपके अंदर खून उतर जाए। तो उसके बाद आपने उसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपने उसको यहाँ पे रखना है आराम से। उसके बाद टिश्यू से उसको साफ करना है तो उसको ठंडा लगे। उसके बाद आपने लेना है पानी, उसके अंदर आपने डालना है गोश्त और गोश्त के बाद छोरी बन रहा है भाई ये तो। उसके बाद आप खाने के बाद सब रक्स करेंगे। उसके बाद आपने थोड़ी देर इसको हल्की सी आंच पे रख देना है। अल्लाह अकबर। वो पकता रहेगा और ये बड़ा आसान तरीका मैं फार्मूला बता रहा हूँ। एक घर में अगर जिसकी बीवी नहीं है वो भी आराम से बना सकता है अचार गोश्त। अचार गोश्त के अंदर आपने डालना है एक अचार का पैकेट लेके वो सारा अचार उसमें तुन दें। उसके बाद वो अचार को फिर बंद कर दें, फिर पानी जितना हो सकता है डाल दें ताकि आप मोहल्ले में भी तकसीम कर सके। आपका अचार गोश्त तैयार। ओए होए होए। क्या बात है। आखिर रूफल्ला रह गया बस। चलें जी, अब अलीशा की बारी। सबसे पहले उर्दू पढ़नी है। वाह 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 वाह। मुश्किल काम। जेन जी के मसाइल। नहीं, मुझे आती है पढ़नी। अच्छा। सबसे पहले देचकी में प्याज ब्राउन कर लें। ठीक अब है। इसमें लहसुन, अदरक और बाकी सारे मसाले डाल के ठीक तरह से मसाला भून लें। ठीक है। ऐसे ऐसे भून लें। भूनने की आवाज भी निकाले। गुड। Amazing. अब इस मसाले में गोश्त डालकर हल्का सा भून लें, फिर से भून लें और फिर ज़्यादा सा पानी डाल के 3 से 4 गिलास 4 घंटे के दरमियानी आंच पर पकने ठीक दें। है। दरमियानी आंच। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाए और मिक्स हो जाए तो इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर पानी में घोलकर मिला लें, मगर साथ मुसलसल चम्मच हिलाते नहीं, इसलिए मैं एक हाथ से चम्मच हिलाती जाऊँ। ठीक है। बड़ी ईमानदार है आप। अब इसको 10 से इस हाथ से 15 लाएंगे तो मिनट नहरी गिर जाएगी। अब इसको 10 से 15 मिनट दम पर रख दें और फिर उतार लें। ये लेने क्या बात है, तालियां। वाह वाह वाह। अलीशा की निहारी के लिए तालियां। बहुत अच्छा, अब हम रैपिड फायर की तरफ चलते हैं और मैं स्टार्ट करूंगी रुहेल से। रुहेल, बताएं कि मीरा अगर अदाकार ना होती तो क्या होती? मीरा अगर अदाकार ना होती तो हॉस्पिटल में कोई नर्स होते हैं। अच्छा, ठीक है। ओके। अच्छा, आप बताएं कि मियां नवाज शरीफ, आमिना आप बताएं, मियां नवाज शरीफ सियासतदान ना होते तो क्या होते? पायलट। पायलट? अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा अहमद, आप बताएं कि अली जफर सिंगर ना होते तो क्या होते? ट्रक ड्राइवर। अच्छा, ठीक है। अच्छा अहमद साहब, आप बताएं कि इमरान खान अगर सियासतदान ना होते, क्रिकेटर ना होते तो वो क्या होते? ओल्ड एचिसोनियन और बस। बस? I want to answer that. जी जी करें। He could have been a Hollywood actor. यस, डेफिनेटली। Yes, nice to meet you. चले, अब हमारे पास ट्रूथ एंड डेयर भी है। इतनी तो जल्दी मैं मुझ गए आपसे- सवाल आप? क्यों, आपने और हाँ जवाब प्लीज, देने? ये बड़ा तो शौक है आपको दूसरों की बातें सुनने का, दूसरों के बारे में ओपिनियंस देने का। अच्छा आप बताएं, अहमद अगर डाइटिशियन ना होते तो क्या होते? बॉक्सर। और अहमद अगर सिंगर ना होते तो क्या होते? पंजाब सुथरा। ओ मींस के मेरा था सुथरा। सही है। जी जी कंप्लीट करें, कोई बात नहीं। आई एम अ गुड एक्टर। अच्छा ठीक है, चलें, काफ़ी था। ओके। अच्छा अलीशा, आप बताएं कि आपने अभी तक कितने नंबर्स ब्लॉक किए? ओह माय गॉड। ट्रूथ? 200 से 250। बिग नंबर। आप बताएं। 0 ट्रिपल। वो ब्लॉक करने के लिए एक और नंबर दे रहे हैं। कितने थे? 200? हाँ 200 से 201 250 बता दें इतना तो नंबर। लाजमी है। ओह जाते हुए। अच्छा आमिना, आप बताएं कि आपने कभी सोशल मीडिया पर किसी को स्टॉक किया फेक अकाउंट से? Never. ओरिजिनल अकाउंट से किया? Yes, original से तो I think everyone does that. हाँ एग्जैक्टली। अच्छा रुहेल, आप बताएं कि आपने कभी किसी को प्रैंक कॉल की है या कभी आपको किसी ने प्रैंक कॉल की है?
मुझे एक दो दफ़ा कॉल आई थी। अच्छा। तो अभी लास्ट ही जो हुआ एक, मैं घर में था, मुझे कॉल है कि आपका पार्सल आ गया है, तो आप जो है ना अपना हमें ना एक कोड आएगा वो आपने बताना है। उससे कुछ दिन पहले ही पार्सल आया मुझे, ठीक है। मैंने कहा यार ये कौन सा पार्सल है, ये किसने भेजा? कह रहे, मैंने पूछा कहाँ से आया है? कह रहे कराची से आया, ठीक है। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये बिल्कुल ना कोई प्रैंक हो रहा है नहीं। तो फिर जब मैंने कहा आप वो कह रहे कि ये जो पासवर्ड आएगा ना आपके पास कोड, आपने वो बताना है। तो फिर जब उसकी कॉल आई, भाई आप क्यों नहीं बता रहे, वो लेट हो रहा है। फिर मैंने उसकी अच्छी खासी धुलाई की, ठीक है। तो उसने फिर फ़ौरन नंबर ब्लॉक कर दिया। ओके, ठीक है। अच्छा अहमद, आपने बताना है जी प्लीज। आपके बारे में कोई मज़ेदार सा रूमर सुन के आप भी एक दफ़ा चौंक गए हो। रूमर, मैंने जब फर्स्ट टाइम मेरी फिल्म थी और ऑन सेट जब अब्बा ने मुझे देखा और वो जो एक रिएक्शन था ना कि तू भी इस फिल्म में है, तो वो जो है ना वो एक घबरा जाना मेरा कि यार अब्बा के सामने मैं किस तरह काम करूँगा। मुझे भी ऑन सेट पता लगा कि मैं अब्बा भी जो है वो मेरे सामने और मेरे साथ उनका सीन है, तो मैं और घबरा गया। और वो जो है वो मेरे लिए बड़ा एक ओके। मेरे पास जी तो जी ये ना बोले। कि मैं कह रहा था कि सवाल कुछ और था। मैं वो बताना तो मैंने कहीं ना कहीं तो निकलना ना। अच्छा, सही है। अच्छा चले, मेरे पास और भी बड़े मज़े मज़े की गेम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारे पास दो सिंगर्स बैठे हुए हैं, तो इनसे ज़रा कुछ सुन लिया जाए। जी बिल्कुल। अहमद आप कुछ सुनाएं फिर हमें। गेम, नहीं नहीं, आप सिंगर नहीं हो? आई एम सिंगर। सिंगर, अच्छा। तो सुनाए फिर हमें। रोहेल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रोहेल और मैं इकट्ठे हम लोग जो है जी वो जी आपको कुछ श्योर। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, कासुन दुपट्टे वाले मुंडा रह गया तेरे ते, ओ कासुन दुपट्टे वाले मुंडा रह गया तेरे ते। मी वसदा ए होटल ते, मी वसदा ए होटल ते, तेरा मेरा प्यार हो गया कोका कोला दी बोतल ते, तेरा मेरा प्यार हो गया कोका कोला दी बोतल ते। दो कारा बाजार आया, दो कारा बाजार आया, झिड़कना देवी सोनिए अक्खा करन दीदार आया, ओ झिड़कना देवी सोनिए अक्खा करन दीदार आया। कोठे ते आ माया, कोठे ते आ माया, मिलण ते मिल माया, नी ते खसमा नु खा माया, मिलण ते मिल माया, नी ते खसमा नु खा माया। कोई बाजरा तोल देओ, कोई बाजरा तोल देओ, सीने विच ठंड पैंदी जदों मिठा मिठा बोल देओ, ओ सीने विच ठंड पैंदी जदों मिठा मिठा बोल देओ। आलू मटर पकाए हुए ने, आलू मटर पकाए हुए ने, साडे कोलो बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने, साडे कोलो बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने। लट्ठे दी चादर उते सलेटी रंग माया, आबो सामने आवो सामने, कोलो दी रुस के ना लंग माया, लट्ठे दी चादर उते सलेटी रंग माया, आवो सामने आवो सामने, कोलो दी रुस के ना रंग माया। तेरी माँ ने
मुस्काई खीर वे असा मंगी ते पै गई भीड़ वे लट दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आवो सामने कोलो दी रुस के ना लंग माया। सब छोटा सा एक खूबसूरत सा पैगाम हमारे व्यूअर्स को दें ईद की मुनासबत से। अहमद साहब आपसे स्टार्ट करूँगी। जी मेरा ख्याल है कि ईद के मौके पे हमें जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की और हम जिनकी वजह से खुशियाँ मना रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और पुलिस है और ये जवान सारे, तो उनको ना भूलें, उनको दुआओं में याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अलीशा आप बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि सब बहुत खुशी खुशी ईद मनाएं और उन सब लोगों का ध्यान करें जो हम पे डिपेंड हो रहे हैं, उनकी भी खुशियों का एहसास करें और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आएं, क्योंकि मुस्कुराहट से ही खुशी है और खुशी से ईद है। बिल्कुल, क्या बात है। अहमद आप बताएं। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ और मेरी दुआ है ये बात मेरी उन लोगों तक पहुँच जाए कि जो लोग इस चीज़ को डिनाई ना करें। वो ये है कि वक्त बहुत मुख्तसर है, इंसान के अगले पल का नहीं पता कि वो है या नहीं, तो लिहाजा अपने रिश्तेदारों के साथ जो आपके इख्तलाफात हैं, अपनी फैमिलीज़ में जो इख्तलाफात हैं, अपने भाई के साथ, अपने भाई की वाइफ के साथ, यानी कि जो घर में जो इंसान के लड़ाई और झगड़े और तनाज़ात हैं उनको ख़त्म करें और सबसे जो है वो खुशी से पेश आएँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़ें। बेशक, ब्यूटीफुल। आमिना आप बताएं। मैं ये कहूँगी कि इस ईद को जैसे कि छोटी ईद और मीठी ईद भी कहा जाता है, तो उसको अपनी फैमिली के साथ एक एक मोमेंट को एंजॉय करें और उसको चेरिश करें और मिठास के साथ आप एक एक लम्हा गुजारें और इस वक्त को जो है वो थाम के रखें। और उसके अलावा जो है करंट सिचुएशन जो चल रही है वॉर की, उसमें सबको अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करे और रहम करे और हम लोगों के ऊपर भी और हमारे मुल्क को भी अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। तो इन सब सेलिब्रेशंस के साथ उनको अपनी दुआओं में मत भूलें और आपस में भी मिठास बांटें, प्यार बांटें और सबके लिए भी उसकी दुआ करें। बिल्कुल। रुहेल आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस दफ़ा ईद है वो हमारे लिए खुशियाँ भी हैं लेकिन हमारे लिए गम भी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई जो इस वक्त मुश्किलात में हैं। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान भाई हैं, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और उनकी हिफाजत करे। आमीन आमीन। बिल्कुल ऐसे ही है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दिल तो नहीं करा आप सबको खुदा हाफ़िज़ कहने का, लेकिन इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक और ज़बरदस्त से शो के साथ। जाते जाते एक सॉन्ग